आई डोंट जज पीपल, लेकिन मैं उनकी पर्सनालिटीज़ को एक डिफ़ाइन करने में मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा यार किस तरह का बंदा होगा, यार ये ऐसे है, इसको इसके साथ इस तरह की बात करें तो कैसा होगा। वो क्या कहते हैं, तेरे बगैर नहीं होगी मेरी शनाख्त कभी पूरी, तेरे बगैर नहीं होगी मेरी शनाख्त कभी पूरी, मेरी ज़िंदगी के साथ तेरे हवाले बहुत। स्टेटमेंट भी है ना कि नेवर चूज अ कंपनी, ऑलवेज चूज अ बॉस। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि अगर इंसान को कुछ नहीं कर सकता ना इंसान ज़िंदगी में, तो वो कहते हैं या मौलवी बन जाओ या टीचर बन जाओ। हम पाकिस्तानी हैं, हमने कभी क्यों इकट्ठे होना। और आप शॉर्टकट ढूंढने के साथ, तो जहाँ पे शॉर्टकट्स आते हैं वहाँ पे सक्सेस तो खत्म हो जाता है। बच्चा जो है ना आज का वो थोड़ा सा स्टक हुआ है, मैं एक्टर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं। सोसाइटी रोकती है ना मुख्तलिफ चीज़ों से, लेकिन आज मैं ये समझता हूँ ग्लोबलाइजेशन ने इन सारे बैरियर को तोड़ दिया है। बेटा अगर सारा कुछ यही मिल गया तो आगे क्या चीज़ें लेके जानी, क्या बात। और बात यह है कि जर्नी सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग होती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की मेरी इस पॉडकास्ट के अंदर एक इंतहाई टैलेंटेड और शानदार गेस्ट को मैंने दावत दी है। मैं इनका इंट्रोडक्शन किस तरह से करवाऊँ, यकीन कीजिए कि जब मैं इनकी प्रोफाइल देख रहा था, मैं पहले तो सोच में ये पड़ गया कि इंट्रोडक्शन मैं करवाऊँ या इन्हीं को ही मौका दिया जाए कि ये अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएँ। थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि इनका इंट्रोडक्शन करवाना मेरे बस की बात तो नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि ये खुद ही अपना इंट्रोडक्शन करवाए। थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। एक्टर भी हैं, रेडियो जॉकी भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, उसके अलावा और पता नहीं ना जाने क्या क्या चीज़ें की हुई हैं। किसी डोमेन पे 15 साल का एक्सपीरियंस, किसी डोमेन में 20 साल का एक्सपीरियंस, और किसी डोमेन के अंदर 30 साल का भी एक्सपीरियंस। जनाब, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त हसीब खान साहब की। हसीब साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच मुनीर, सर, बहुत शुक्रिया। इतने गेस्ट को बुलाया, लेकिन इतना डाइवर्स पोर्टफोलियो मेरा ख्याल है पहले ही गेस्ट हैं जिनके पास है, माशाल्लाह से। नहीं, आपकी मोहब्बत जी, बहुत शुक्रिया आपका ये कहने का। पहले मैंने ज़िंदगी में इतना कुछ नहीं किया, लेकिन जब अंदाज़ा हुआ कि अपनी ज़िंदगी को किसी न किसी डायरेक्शन में लेके जाना है, तो फिर उस साथ वो चल हो गया, और वो जो काम आपको अच्छा लगने लगे और आप उससे प्यार करने लगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो जाती तो हैं। ये बचपन की गलतियों ने मेहनत करना सिखाया। एग्जैक्टली। और देखें, मैं उस जनरेशन में से हूँ जी, जिस जनरेशन में अम्मा अब्बा से बहुत ज़्यादा मार पड़ा करती थी, और आपको हर जगह, मुझे मेरे वालिद साहब अल्लाह जनसीब करे उनको, वो फुटबॉलर थे और पुलिस वाले थे। अच्छा। तो वो उनके साथ ये होता था कि राइट हैंड और लेफ्ट लेग का कॉम्बिनेशन होता था, और उससे मार पड़ती थी। तो वो इस तरह करते कराते, और मैथ्स कभी मुझे ज़िंदगी में समझ नहीं आया जी। मुझे आज तक इस बात का खैर दुख तो नहीं है, लेकिन कोई लॉजिक भी नहीं मिला कि क्या करना है इसके बारे में। लेकिन ये है कि इतने सालों के बाद मेरे बेटे को भी मैथ्स नहीं आता, तो आई फील प्राउड कि चलो मेरा ही बच्चा। तो इसमें अगर आपको मैथ थोड़ा सा ज़रा कमज़ोर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पैसों का लालच भी कम होगा। हाँ, एग्जैक्टली। नंबर जब बंदे का थोड़ा वीक हो रहा, फिर नहीं, मैं नंबरों वाला बंदा नहीं हूँ जी, वो दिल वाले के साथ है। जहाँ दिल चाह जाए, जहाँ पे दिल मान जाए कि यहाँ पे जाना है, क्या बात है, तो वहाँ पे चले जाते हैं। तो अभी मेरे बेटे के ओ लेवल्स का रिजल्ट आया, तो बेटे का जो लास्ट ग्रेड होता है ओ लेवल्स का, वो उसका मैथ्स का आया। सर, ऊपर से नीचे से है, नीचे से जी, आखिरी वाला वो ई पे आकर भाई रुका। तो मुझे कहता है कि यार गलत हो गया। तो मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं यार, डजंट मैटर। मैंने कहा आपके जो एज आए हैं, हम इसको एंजॉय करते हैं। ये वाली जो है, ये वाली चीज़ बाद में देख लेंगे कि क्या। तो कहते हैं मुझे अक्टूबर में पेपर देना है। मैंने कहा नहीं, अक्टूबर में ना दें, मार्च में दे दीजिएगा। तो मुझे कहता है कि मार्च में क्या करना है। मैंने कहा देखो, इस वक्त ना आप जज्बाती हो, और जज्बाती हो के आप कोई ना कोई एक और गलत डिसीजन करोगे, और फिर उसमें कोई चीज़ ना खुदा ना खास्ता ख़राब हो गई, फिर आप दोबारा आप अथाह गहराइयों में डिप्रेशन की चले जाएंगे। तो आपने वो नहीं करना। आप एक थोड़ा सा टाइम लें और उसके बाद आप अपना पेपर दे दें, कोई मसला नहीं है। क्या बात है सर, आजकल ऐसे पेरेंट्स आ रहे हैं वैसे। आजकल तो वो ए की रेस और A+ की रेस चल रही है। मैं आपको बताऊं मुनीर, सब हर जगह पे ना लोग ये बात करते हैं कि नंबर 1 अपने बच्चों को बना रहे होते हैं। मैं सबको एक बात, मैंने हर जगह पे ये बात की है कि हम जब बच्चों को प्यार करना सिखाते हैं, लेकिन हम उसके बाद उनको स्कूल भेज देते हैं और उनसे कहते हैं बेटा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वो कहाँ से प्यार सीखेंगे? वो एक दूसरे को धक्का मारेंगे और वो उस पोजीशन पे आ जाएंगे। लेकिन अगर हर एक को समझाएं जो आप में यूनिकनेस है वो दूसरे बच्चे में नहीं है, और आप अपनी यूनिकनेस को ठीक कर लें, और आप इस यूनिकनेस से अपने आप को अर्न कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, इससे खूबसूरत और कोई बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा आपने। और हम अगर तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों को उनकी
जो यूनिकनेस है उसको फाइंड करने एक्सप्लोर करा देना तो बिलीव यू मी इतने ना अन्नी पै जाए। और ये वाकई अगर ये कर लेना तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा बच्चे के लिए गिफ्ट हो नहीं सकता कोई। और ये इस वक्त हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा कमी भी इसी चीज़ पे ही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जी जब मैंने अब अपनी जब लाइफ स्टार्ट हुई मेरी, तो ब्यूरोक्रेट, मेरे वालिद साहब ब्यूरोक्रेट थे, तो हमें ये लगा कि आई वॉज जस्ट क्या कह सकते हैं कि जी मुझे इसी तरह ही ग्रूम किया गया कि मुझे ब्यूरोक्रेट ही बनना है। तो उनके साथ में आप सोचें कि हमें रात को हम अब्बा के साथ बैठा करते थे, रात को खाने पे हम लोगों को बैठना होता था और वहाँ पे हम तीनों बहन भाइयों को अंग्रेज़ी में अब्बू से बात करनी होती थी कि आज का दिन हमारा कैसे गुजरा। सही। और अगर अब्बा कहीं बाहर लेके भी चले गए, फॉर एग्जांपल यूरोप का टूर कराया या कहीं हम टूर पे गए, तो जब वापस आते थे तो हमें एक एस्से लिखना होता था अंग्रेज़ी में कि हम क्या देख के आए। अच्छा, इसमें बताइएगा सी भाई, ये क्या तरबियत का हिस्सा था या ये एक वो कॉम्प्लेक्स वाला? नहीं। अच्छा, वो ज़्यादातर तरबियत का हिस्सा था कि आप जब मैंने जब ये कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया तो उस वक्त जी 50 मार्क्स होते थे एस्से के, अब तो 100 हो गए, लेकिन उस वक्त मेरा आई स्कोर्ड 41 आउट ऑफ 50 इन माई एस्से। तो माई फादर वॉज वेरी प्राउड एट दैट टाइम एंड ही सेड कि यार बाकी सब चीज़ें ख़त्म हो गई, तो तेरे 41 नंबर आए ना 50 में से, ये कमाल था। और उस वक्त वो एस्से भी बड़ा कमाल का आया था, 50 years of Pakistan dreams and realities। लिख पाए उसमें तो मैंने ख्वाब ही ज़्यादा लिखे रियलिटी के ऊपर, तो मैंने छोड़ दिया कि रियलिटी क्या चल रही है। हाँ। क्योंकि रियलिटी जो है जी वो इसी तरह ही रहती है। वो एक शहजाद रॉय का गाना है लगा रहे, हाँ। आपने वो देखा होगा। उस लगा रहे गाने में मैं ही उसका पार्ट हूँ, उसमें 3 रोल्स मैंने उस गाने पे किए हैं। तो वो कहते हैं कि जी मैं जब 10 साल का हुआ तो पाकिस्तान तारीख के एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम 50 साल के हो गए, पाकिस्तान अभी भी तारीख के नाजुक मोड़ से ही गुजर रहा है। तो दैट्स हाउ थिंग्स गो। सो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी जी वो ये था कि मेरे अब्बा कहते होते थे कि आई डोंट नीड एन इंटेलिजेंट सन, आई नीड अ रिस्पेक्टफुल सन। तो वो दैट इज़ वो छोटी छोटी चीज़ें, और यही बात मैंने अपने बेटे के साथ की कि यार रिस्पेक्ट मुझे बहुत चाहिए। अच्छा, यूजुअली जो पुलिस वाले होते हैं ना उनका मिजाज थोड़ा सा समझा जाता है, ये कि अपेरेंटली बड़ा हार्श होता है, तो क्या ये घर पे भी ऐसे ही होता है? जी बिल्कुल, घर पे भी बिल्कुल ऐसे ही था। और वो ये था कि अब्बा हाफिज़े कुरान थे। अच्छा, और अब्बा का वो जलाल तो था ही था, उसके बाद उनको नौकरी भी वही वाली मिल गई उस तरह की, तो वो फिर गुस्सा ज़्यादा आता था, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे थे। मतलब अपने पूरे फैमिली को लेके चलना, साथ लेकर बनाना। अभी भी उनकी डेथ को अब तकरीबन 7 साल हो गए, लेकिन पूरी फैमिली जो है वो उनको याद करती है, और उनकी बातों से, और जो वो सबको घर पे बुलाते थे, जिस तरह वो लोगों का ख्याल रखते थे, शायद मैं और मेरा भाई उस तरह से नहीं रखते, लेकिन हमें अब्बा उसी तरह ही याद आते हैं कि जी कासिम भाई होते तो कासिम भाई ये ज़रूर कर रहे, ये लॉस ऐसा है कि इसकी कोई रिप्लेसमेंट। तो वो ये आया सर, तो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन तो आ गई, निकल गए। उसके बाद जब गवर्नमेंट कॉलेज में आए तो गवर्नमेंट कॉलेज में 4 नंबरों से फर्स्ट डिवीजन रह गई। 656 मार्क्स, 660 पे फर्स्ट डिवीजन थी। तो उन्होंने करते हुए फिर वो उन्होंने बढ़ाया, तो कहीं 2 नंबर बढ़ गए, तो 658 हो गए, 660 नहीं आए। अब्बा ने फिर कहा कि अच्छा चलो बीए गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तो तुम एक गाड़ी लेके दे दूंगा अगर फर्स्ट डिवीजन आ गई तो बीए में सर फिर मेरी 509 नंबर आए सर, मेरे बीए में फर्स्ट डिवीजन आ गई। और मेरे अब्बा ने कहा कि नहीं ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता एक तो लेकिन गाड़ी मिली सर, और गाड़ी, और वो बहुत इन्जॉय की गाड़ी। और मेरी गाड़ी का नंबर भी बड़ा अच्छा, भावलपुर का हमने नंबर लिया, मुझे मेहरान मिली थी, BRD 333 गाड़ी का नंबर था, और वो मैंने बहुत इन्जॉय किया। बॉस आज भी बॉस है, वो मेहरान को बॉस कहते हैं ना वो बिल्कुल ऐसे ही। तो वो उस तरह से वो चीज़ें हमें सारी जिंदगी। और बीए के बाद सर टाइम चेंज्ड। सही। बीए से पहले मैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहा था, लेकिन बीए के बाद चीज़ें जो हैं वो जब एमबीए में दाखिला लिया तो एमबीए की इतनी समझ नहीं आई। एमबीए की मार्केटिंग वाली साइड समझ आई, पीपल मैनेजमेंट समझ आई, लेकिन फाइनेंस और अकाउंट जो मेरे साथ मेरा वैसे ही वीक एरिया है वो मुझे समझ नहीं आया। तो उनकी वजह से भी काम थोड़ा सा ख़राब हुआ। उसके साथ IR में स्पेशल, हिस्ट्री में मास्टर्स था, IR में स्पेशलाइजेशन थी, तो वो ये था कि दोनों डिग्रियाँ 3 साल में हुई। तो मतलब पहला ये था कि जी 94, 95 के अंदर मैंने जो समर्स हैं उसमें इम्तिहान दिया अपना MA का,
कि जी फर्स्ट 50 ईयर और 60 ईयर का, और फिर जो बाकी सब्जेक्ट रह गए वो फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने फिर 96 में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से मेरा MBA, मैंने वहाँ से अपना MBA अच्छा, किया। एक चीज़ की मुझे यहाँ पे हैरानगी हो रही है, एक तरफ से आप मुझे कह रहे हैं कि आपका मैथ्स अच्छा नहीं है और दूसरी तरफ डेटें भी रटियाँ हुई हैं सर, तो है डेट्स और नंबर्स और किस साल में किस महीने में, ये तो बड़ी वो सर वो ये मेरी अम्मा को सबकी डेट्स बहुत याद होती थी, तो मुझे लगता है कि मेरी अम्मा की तरफ से ये आया है। और वो मुझे तो मैंने सर उसके बाद से फिर CSS का इम्तिहान दिया, उस वक्त एलोकेशन नहीं हुई, उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान दिया, फिर इंस्पेक्टर पुलिस हुआ। फिर इंस्पेक्टर पुलिस 97 का बैच था, तो उस वक्त इंस्पेक्टर पुलिस का आई जॉब, 6 महीने मैंने वो नौकरी भी की। फिर मैंने लेक्चरर का इम्तिहान दिया हुआ था पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, फिर मैंने वो भी क्लियर किया। तो फिर मेरा ये था कि जी मैं पुलिस छोड़ के लेक्चरशिप में आ रहा था, और मेरा एक क्लास फेलो था जो लेक्चरशिप छोड़ के पुलिस में जा रहा था। तो हमारी इसी तरह से स्वैप हुआ, और मैं FC कॉलेज में मुझे पहली नौकरी, इससे पहली जो थी वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज झीका गली मरी में मेरी पहली पोस्टिंग थी। और उसके बाद फिर मैंने अब्बा से कहा कि अगर मुझे आप पढ़ाना मुझे चाहते हैं कि मैं अपना काम सही तरह से करूं, तो मैं सर आप सोचें, मैं पाकिस्तान स्टडीज़ हिस्ट्री पढ़ा रहा था मैं मरी में लोगों को, तो वो सारे, और इंग्लिश में पढ़ाता था तो वो सारे कहते थे कि आप गलत पढ़ा रहे हैं, बाबर केम इन 1526, वो उनको नहीं समझ आएगा, आपने उनको उनकी ज़बान में समझना, बाबर 1526 में आया तो अब वो वाली ज़बान समझना या वो बनाना, वो चीज़ नहीं बन रही थी। तो मैंने कहा कि चलें इसको छोड़ देते हैं। फिर अल्टीमेटली अब्बा से रिक्वेस्ट की, तो फिर ये वाली हमारी बन गई एक सिचुएशन कि मैं FC कॉलेज में आ गया, और वो जो साहब थे वो FC कॉलेज से निकल के वो इंस्पेक्टर पुलिस। लेकिन इस तरह यूजुअली मतलब जब आप ज़ाहिर है फादर भी उसी डोमेन में है, तो उन्होंने आपको छोड़ने की इजाज़त कैसे दी? अब्बा ने कहा कि जी CSS अगर कर लेते तो मैं तुम्हें कह देता कि आ जाओ, इंस्पेक्टर पुलिस नहीं। तो मेरी अम्मा ने भी यही बात की कि बेटा मुझे पुलिस की नौकरी पसंद नहीं है, ना करो। तो मैंने कहा ठीक है माँ जी। और मैंने, आप सोचें, अम्मा से मैंने 10 सालों के बाद मैंने अम्मा से कहा, मैंने कहा माँ जी मैंने आपके लिए पुलिस छोड़ी। तो अम्मा कहती हैं बेटा मैंने तो मशवरा दिया था ना छोड़ते तो हमारे लिए वो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। तो उसके बाद, और सर ना सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि लोग आपको ना किसी खाते नहीं समझते। और लोग आपको कहते हैं कि यार ये कर लिया था कि कीता। तो फिर मैंने कहा कि चलो अच्छा ये मास्टर्स कर लिया, तो जो किसी और चीज़ में मास्टर्स करते हैं। फिर एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में उस वक्त ILM होता था, UMT नहीं था। तो ILM का वीकेंड प्रोग्राम आया, मैंने कहा अच्छा चलो हम एजुकेशन के अंदर ही हैं, तो कम से कम एजुकेशन की कोई डिग्री तो मिलनी चाहिए। वो करी। उसके बाद फिर एक इंग्लिश टीचिंग का कोर्स था, मैंने वो यूनाइटेड न्यूलैंड एक छोटी सी कंपनी थी उनके साथ बनाया, उनके साथ कर लिया। उसके बाद फिर एक आया कि जी HR ह्यूमन रिसोर्स नया आया था। मैंने कहा अच्छा यार ह्यूमन रिसोर्स को क्या करें। फिर ह्यूमन रिसोर्स के अंदर मैंने 1 साल की PGD की पंजाब यूनिवर्सिटी से, IAS से। तो मैंने इन तमाम जो चीज़ें हुई, अगर मैं उसको CV में किसी के पास लिखूं तो वो मुझे कहते हैं भाई करना क्या चाहते थे। तो वो लेकिन मेरी जो असल चीज़ थी वो ये था कि मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है। लोगों से इंटरैक्ट करना बहुत पसंद है, लोगों की बात जानना, या लोगों की मतलब जज करना नहीं, आई डोंट जज पीपल, लेकिन मैं उनकी पर्सनालिटीज़ को एक डिफ़ाइन करने में मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा यार किस तरह का बंदा होगा, यार ये ऐसे है, इसको इसके साथ इस तरह की बात करें तो कैसा होगा। अच्छा, ये भी हॉबी है बहुत सारे लोगों की। बहुत सारे लोग इस चीज़ को एज ए हॉबी लेके चलते हैं, वो मुख्तलिफ लोगों को ना स्टडी करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। और उससे बड़ी लर्निंग भी मिलती है। मैंने एक जगह पे पढ़ा था जी कि इंसान अपनी ज़िंदगी में 70,000 लोगों से मिलता है नॉर्मली ऑन एन एवरेज। तो 70,000 अच्छी बातें, बड़ी बात है। तो आपकी अपनी पर्सनालिटी में तो बहुत छोटी सी बातें होती हैं कि 10-12 आपकी एट्रीब्यूट होंगे। और अगर आपकी बेगम ने आपकी तारीफ़ करनी वो तो कभी भी नहीं करेंगे तो वो तो किसी तरह से भी नहीं होती, वो 1 या 2 बातों के ऊपर तारीफ़ हो सकती है। तो उनको हम कैसे डेवलप करते हैं, वो करते कराते जी आया। और एक मैं अपने अब्बा को ओ करता हूँ अपना सक्सेस, अम्मा अब्बा माँ डैड को, कि उन्होंने हर जगह पे मुझे बनाया। एक मेरे दोस्तों को जिन्होंने मुझे थां पे रखा हर वक्त, तो कहने नहीं तू ठीक नहीं कर रहा है, चल दोबारा कर। तो वो, और तीसरा सर मेरे बॉस हैं जिनको मैं बहुत प्यार से उनका नाम स्वीटू मैंने रखा हुआ है, वो अपने मेरे वो सबको पता है। और वो इस वक्त सुपीरियर ग्रुप के, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द सुपीरियर ग्रुप, प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब हैं। तो मैं तो एज अ टीचर गया था सुपीरियर में, लेकिन एज अ कंटेंट डेवलपर, एज अ मास्टर ऑफ द सेरेमनी, एज मार्केटिंग, मतलब जो कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी किया है, आई ओ अ लॉट टू प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान इन दिस रिगार्ड। तो आप ये समझते हैं कि जितनी डायरेक्शंस आपकी चेंज हुई पर्टिकुलरली इन योर करियर, तो इसमें बहुत सारा रोल जो आपका है। ओ हो आपकी यार, उनका एक सबसे बड़ा कमाल है कि वो आपको पहले जज कर लेते हैं कि तू कर लेगा।
क्या बात है। उन्होंने मुझे कहा यार खान जी हो जाएगा, कोई मसला नहीं, कर लें। करते हैं और करते 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 चीज़ें, और मैंने फिर इसी वजह से उनके प्यार में, मतलब मुझे ज़बरदस्ती, आई एम अ टॉरियन, और टॉरस वैसे ही वो सांड का, वो उनके साथ सारी की सारी क्वालिटीज़ वो सांड की हैं, तो वो उनको बात, एक तो बात भी लेट समझ आती है, और दूसरा उनको जब एक चीज़ है तो वो इजी रहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे होते कम से कम। तो लेकिन उन्होंने कंफर्ट जोन से बाहर भी निकाला, उन्होंने ये भी समझाया कि यार ज़िंदगी इससे बाहर भी बहुत अच्छी है, और डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू। अच्छा, ये जो आप पे अभी आपकी जो बात करने से भी जो मोहब्बत टपक रही है ना चॉइस साहब के लिए, यूजुअली होता है कि ये मोहब्बत उस वक्त तक होती है जब तक आप ऑन बोर्ड नहीं होते, लेकिन जब आप जॉब में आ जाते हैं या किसी रोल में आ जाते हैं तो ये मोहब्बत प्रोफेशनलिज्म में चेंज हो जाती है। लेकिन आपकी अभी भी अल्फाज में ना टपक रही है मोहब्बत। नहीं जी, मैंने आपको बताया कि ये जो जिन लोगों के मैंने आपसे नाम लिए, ये मेरी ज़िंदगी का सरमाया है पूरे, और मेरी शायद ज़्यादा इतने लोगों से मेरी शायद दोस्ती नहीं है, या मेरा प्यार भी इतने ज़्यादा लोगों से नहीं है। ये जितने लोगों का मैंने नाम लिया है, मेरे गवर्नमेंट कॉलेज के दोस्त हैं, मेरे माँ बाप हैं, और चौधरी रहमान साहब। सही, क्या तो मतलब दीज आर द पीपल जिनको मैं अपने वो फर्स्ट कैटेगरी में अपने बहन भाई, अपनी फैमिली के साथ लेता हूँ। तो मेरे लिए वो कंसिडरेशन हैं। इसके अलावा और इन्होंने मुझे सिखाया बहुत, मेरे बहन भाइयों ने मेरे लिए हर जगह पे, जी मैं सबसे बड़ा हूँ, तो मेरा भाई अल्लाह उसको खुश रखे, मेरी बहन अल्लाह ताला सलामत रखे, उन दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया। तो वो मेरी उनसे प्यार, उनकी मोहब्बत, शायद मैं उनको इतना ज़्यादा ज़िंदगी में नहीं दे सका मॉनेटरी वाइज या फाइनेंशियली, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया हर तरह से ही। तो वो शायद उनका देना, मैं अपना शायद, वो कहते हैं क़यामत वाले दिन आप जब जाएं तो वो शायद चीज़ें मैं अपने बहन भाइयों को ही दे दूं कि यार आपने मेरे साथ ज़िंदगी में बहुत एहसान किए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन साहब का भी यही है कि उन्होंने, जी रहमान साहब ने भी प्यार मोहब्बत है। लोगों ने बहुत बोलते रहे, लोगों ने बहुत बोला कि खान जी को आप ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं, तो वो मेरा उनका प्यार है, जो कि शायद वो एक अनदेखी डोर है जिससे हम बंधे हुए हैं, और हमें वो लगता है कि यार अगर हम वो डोर टूट जाएगी तो मर जाएंगे। तो मेरे लिए वो वाली कंसिडरेशंस होती हैं कि नहीं, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू बिलोंग। और उस ऑर्गेनाइजेशन ने, अगर आप सुपीरियर ग्रुप की बात करें तो सुपीरियर ग्रुप ने प्यार, मोहब्बत, इश्क, बेगम, औलाद, सब कुछ वहीं से आया। क्या बात है। अच्छा, इसमें जो है ना खान साहब, लॉयल्टी की बात हो रही है यहाँ पे कि आपकी जो लॉयल्टी है टुवर्ड्स चॉइस साहब या टुवर्ड्स माय ग्रुप, ठीक है, तो इसमें अक्सर होता है कि प्रोफेशनल करियर में यू नो कम अक्रॉस लॉट मैनी अपॉर्चुनिटीज। डेफिनेटली एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते आपको बड़ी जगहों से अपॉर्चुनिटीज आती होंगी, बाहर से भी आती होंगी। आगे जाके मैं आइल्स की भी बात करेंगे, आइल्स को भी आप टीच करते हैं, तो कभी लगा नहीं कि बस आई हैव डन इनफ इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेज? लोग आपको बहुत ज़्यादा बोलते हैं लोग जो आपके आसपास होते हैं वो आपको बहुत बोलते हैं, और आप कहते हैं बस करो जी, की हो गया, की करना जी, इस तो ज़्यादा की मिलेगा तानू। लेकिन वो पॉइंट ये होता है कि आपने जहाँ पे इतना टाइम गुजार लिया होता है, तो आपको ना एक उनसियत और प्यार हो जाता है उस जगह से, बिल्कुल, उन लोगों से। अब आपने उनको छोड़ के जाना कहाँ है, और आप उसी फ्रेटर्निटी के अंदर हैं, और अगर मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वो जो प्रोस्पेक्टस के लिखा मेरे हाथ से हुआ है, वो अल्फाज मेरे हैं जो मैं कहीं ना कहीं, सर की गाइडेंस ज़रूर थी, लेकिन उनके साथ वो लिखना, वो बनाना, आप जब नया स्टार्ट हुआ तो उसमें जो मेन पहला लिखी चीज़ें वो मेरी लिखी हुई हैं। तो हर जो हमने नया बिजनेस यूनिट बनाया उसमें जो फर्स्ट राइटिंग थी वो मेरी थी। तो आप सोचें, वो क्या कहते हैं, तेरे बगैर नहीं होगी मेरी शनाख्त कभी पूरी, तेरे बगैर नहीं होगी मेरी शनाख्त कभी पूरी, मेरी ज़िंदगी के साथ तेरे हवाले बहुत हैं। क्या बात। तो वो जो हवाले हैं ना ज़िंदगी के, वो मैं उनके दरमियान में रह जाता हूँ। लेकिन सर प्रोफेशनल वर्ल्ड तो बहुत क्रूअल है, ये तो सबके साथ है सर। प्रोफेशनल वर्ल्ड बिल्कुल क्रूअल है, एक ना एक दिन छोड़ते ही हैं। आई बिलीव इन दैट सर। हम लोग इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि सर रिस्क अल्लाह ने देना होता है, बेशक, और जब रिस्क है तो आप वो करें जो आपको अच्छा लगता है। प्यार मोहब्बत की बात है। मैं जितनी मेहनत मैंने, या जितना नाम, या जितना प्यार मैंने यहाँ पे कमाया है, मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में कमाऊंगा, मुझे उतने ही साल दोबारा लगेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में उतना प्यार और मोहब्बत कमाने के लिए। तो वाई नॉट अपने लोगों के साथ ही रह जाए, और अपने लोगों में ही वो मोहब्बत बांटी जाए। और मेरे लीडर्स को, या मेरे लोगों को जो मेरे आसपास हैं, उनको मेरी वीकनेस का भी पता है, उनको मेरी स्ट्रेंथ्स का भी पता है। तो वो मुझे उन्हीं जगहों पे खिलाते हैं जहाँ पे मैं बेस्ट हूँ,
तो मेरे लिए वो चीज़ सबसे ज़्यादा, और आपका ख्याल आपका बॉस कर रहा हो, जिससे आप प्यार करते हैं, वो आपका ख्याल कर रहा हो, तो दुनिया की ऐसी की तैसी, दुनिया ने क्या कर जाना। ऐसे ही है। तो आप बीइंग अ टीचर सर, आजकल का जो हमारा बच्चा है उसकी तबीयत में तो इतनी जल्दबाजी, वो तो 4 महीने 6 महीने रुकता नहीं कहीं पे, 5 साल के करियर के साथ आएगा, 10 जगह उसने होपिंग की होगी। एक तो जी हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना ये बड़ी कमाल की बात, मतलब अजीब सी बात करते हैं, सॉरी मैं कमाल ज़रा सार्कास्टिक हो रहा था, लेकिन उनमें साथ ये आता है कि आप जितनी ऑर्गेनाइजेशन पे जंप करेंगे आपको उतना एक्सपोजर मिलेगा। हाँ ओ भाई, बात ये है कि अपना काम तो अच्छा करना सीख लें। ट्रू। मतलब वो हमेशा कहते हैं कि आपको अपना काम आना चाहिए। हाँ। आप दुनिया में जहाँ भी बैठेंगे आप काम कर लेंगे, और आप कभी भी आप बगैर स्किल के, अगर आपके देखें स्किल सेट के साथ ही आपकी दुनिया है। जी, बिल्कुल अगर आपके पास वो स्किल सेट है और आपके बॉस को या आपके लीडर को ये पता है कि इसको यूज़ कहाँ करना है, तो इसका मतलब है यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसे ही, तो मतलब अगर लोग ये सिर्फ सोच रहे हैं कि रिजल की करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं उसको यूज़ करने की, तो अच्छी तरीके से यूज़ कर लें उसको। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक स्टेटमेंट भी है ना कि नेवर चूज अ कंपनी, ऑलवेज चूज अ बॉस, तो आपने बॉस चूज किया रादर देन अ कंपनी? ओहो सर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप मान के साथ ठग करके बोल देते हैं, और वो हमारे जैसे पिछली सदी के लोग हैं ना जी, हम वैल्यूज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, ना कि वो मेरा बेटा मुझे एक बात पे कहता है यार बाबा पैसा सब कुछ होता है। अब आप वो उस वही जनरेशन है उसकी बात करता हूँ, तो मैं नहीं कहता नहीं बेटा, कमिटमेंट और प्यार बहुत कुछ होता है। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने कहा यार अगर आज मुझे कुछ होता है, कोई होगा, तो आई एम वेरी मच श्योर कि प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब तुम लोगों के सर पे हाथ रखेंगे, हमारे चाचा और फूफो के अलावा। सही सही। बाकी इसके अलावा कोई और बंदा नहीं। और आप सोचें सर, जब मेरी अम्मा अब्बा की डेथ हुई तो मेरे जब चेयरमैन साहब आए तो उन्होंने मुझे कहा कि खान जी अब दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो आपको डांट सकता है, वो है मैं। क्या बात। अब आप सोचें ओनरशिप लेने का कितना खूबसूरत अल्फाज थे, और उन्होंने इस बात पे समझाया कि यार तू परेशान नहीं होना कि मैं तेरे पीछे मैं हूँ। तो वो जब एक बंदा आपको ये चीज़ दे रहा होता है कि यार आई एम विद यू, तो वो बेशक आसपास के जितने भी लोग कुछ भी कह रहे हों, लेकिन वो मैंने आपको वही कहा कि वो प्यार जो है वो ख़त्म नहीं होता। आपका ये लव जो है 2 साइडेड लग रहा है वन साइडेड नहीं है। नहीं सर, क्योंकि यूजुअली बंदा जो है ना 1 साइडेड लव में भी मुब्तला हो जाता है। नहीं सर, देखें सर, मैं ये कहता हूँ कि जी बेशक सर का प्यार बिल्कुल है। कुछ लोग कहते हैं जी एक दफ़ा मान ले नहीं भी है। हाँ। सर कुछ नहीं भी है, लेकिन सर जो उन्होंने मेरे लिए किया है मैं उसको 2 साइडेड ही समझता हूँ। तो मेरे लिए वो 2 साइडेड लव ही है, और दुनिया जो मर्जी कहे जैसे मर्जी कहे, वो मेरे स्वीटू हैं और उन्होंने ज़िंदगी से रहना ही रहना मेरा स्वीटू। चलेंगे, अल्लाह ताला आप लोगों की ये दोस्ती मोहब्बत इसको कायम रखे, क्योंकि ये बड़ी ब्लेसिंग होती है। बिल्कुल ऐसी इसमें जो है ना भाई, मैं समझता हूँ कि अगर इस जो आजकल का हमारा क्रूर मुआशरा है ना, इसके अंदर अगर आपके साथ कोई ऐसे लोग जुड़ जाएं जो जेन्युइनली आपको प्यार करें और आपको लेके चलो और आपको समझें कुछ, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं आपको बताऊं, एक ना लास्ट बात करूंगा, सॉरी, फिर मेरे ना वो हमारी प्यार की कहानी जो है ना दास्तान आपकी पूरी पॉडकास्ट उसमें निकल जाएगी। लेकिन एक जगह पे ना मैं बैठा, सर से मेरे फूफा पढ़ाते थे, हेले कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, सर भी हेले कॉलेज के ग्रेजुएट हैं। तो सर ने वहाँ पे गए मिलने, तो उन्होंने कहा जी मेरा बरखुरदार आपके पास काम करता है। तो सर ने कहा जी कौन? तो उन्होंने कहा जी हसीब खान। तो सर स्पोक वेरी हाई ऑफ मी। अच्छा। एंड माय फूफा ही सेड कि यार योर बॉस इज इन लव विद यू, मतलब वो तो तेरी बड़ी अच्छी बातें करता है यार, तूने बड़ा काम किया। वो कहते हैं कि यार ये हमारा हिस्सा है। तो मैंने कहा जी ये उनका आला ज़र्फ़ है कि उन्होंने ये वाली बात की। तो कहते यार अगर तुम्हारे अब्बा इधर होते तो ही वुड हैव बीन वेरी प्राउड। तो मैंने कहा जी बस वो कभी कभी कोई ऐसी बातें होती हैं जिसको आप शायद अल्लाह को उसके रमूज़ पता होते हैं। मैंने कहा अब आपको पता लग गया, हुन तुसी खानदान नूं दस देना कि यार कि ठीक गया बच्चा खराब नहीं होया। तो ये वाले काम जो है जी इसी तरह ही चल रहे होते हैं। सर अभी थोड़ा सा बात करेंगे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि आप उसका हिस्सा भी हैं और कोर कमेटी का हिस्सा भी हैं। आप क्या समझते हैं इस वक्त जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी नेम, आप समझते हैं कि हम एक मयारी एजुकेशन दे रहे हैं जो कि कल को जाके हमारा जो आज का ग्रेजुएट बच्चा एडमिशन ले रहा है 5 साल बाद 4 साल बाद जब वो निकलेगा मार्केट में, क्या वो रेडी होगा इस दुनिया के साथ लड़ने के लिए? मेरा ख्याल है सर कि हम लोग ना एक ही तरह का सिलेबस पढ़ाते हैं जी। मतलब आपको बहुत से टीचर्स आपको मिलेंगे हर सब्जेक्ट के। मैं अपने अंग्रेज़ी की बात नहीं कर रहा, या मैं अपने किसी भी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। आपको हर सेमेस्टर में अपने आप को बदलना पड़ता है सर, क्योंकि पिछले ज़माने में आपका
मतलब जहाँ पे 6 महीने या साल के बाद कोई इनोवेशन या चेंज आता था, आपको इस ज़माने के अंदर चीज़ें बड़ी डिफरेंट लगती जी हैं और आपको हर दूसरे दिन कोई नई चीज़ आपके सब्जेक्ट से मुतल्लिक मिल जाती है आपको, और आप अगर नहीं बताएंगे तो उस बच्चे को पता होगा और वो फिर आपका चेज़ा लगाएगा। सही, बिल्कुल ऐसी। और वो बच्चा कहेगा कि सर ये जो आपने चीज़ निकाली ना सर, ये गूगल की फलां साइट पे पड़ी हुई है सर। एग्जैक्टली, क्योंकि वो इंटरनेट का बच्चा है ना वो तो वो आप, और आपने फिर एज ए टीचर, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ पर अगर आपने एज ए टीचर यूनिक होना है तो आपको वो सब चीज़ें जो गूगल पे पड़ी हुई हैं उनको एक दफ़ा देखना पड़ेगा जी, और उसके बाद अपना कोई मंजन नया निकालना पड़ेगा। ऐसे ही है। और वो अपना नया मंजन निकालेंगे तो आप उन चीज़ों को, और हर कोई नंबर का इंसान नहीं होता सर। मैंने बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कंटेंट में बहुत अच्छे होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंटेशन बहुत कमाल करते होंगे, बहुत से बच्चे हैं जो मार्केटिंग वाले काम करते होंगे। तो एक क्लास में आपको पूरी लॉट मिलती है, अब उस लॉट को उनके ख्वाहिशों के मुताबिक उनको कहाँ पे भगाना है, ये टीचर का काम होता है सर। और टीचर ने अगर 3 घंटे की क्लास है तो 3 घंटे में 2 घंटे का लेक्चर है सर, और 1 घंटे की तरबियत है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो आप 1 घंटे की तरबियत बच्चों को देते हैं, और आपकी हर एक सेक्शन के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ सर, मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है माँ बाप से प्यार। मेरे हर सेशन के अंदर माँ बाप से प्यार होगा सर। क्या बात है मेरे, और अपने आप को फाइंड करना। सही। तो ये हो रही है क्या ये चीज़ें सर? देखिए हसीब खान साहब तो कर रहे हैं सर, मैं आपको कर रहे हैं सर, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि अगर इंसान को कुछ नहीं कर सकता ना इंसान ज़िंदगी में, तो वो कहते हैं या मौलवी बन जाओ या टीचर बन जाओ। बिल्कुल सही है। जब हम मौलवी बनने की बात आते हैं वो कहते हैं जी तुहानू सवाब बहुत मिलेगा, ਤੁਹਾਡਾ पुत्र कुरान नमाज करेगा, तुहानू सवाब मिल रहा है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, इसको इसी, लेकिन समझ के कितने लोग करते हैं सर, वो चीज़ नहीं समझ आती। आप देखें, आप एक रिलीजन समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपको देखकर आपसे दूर हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल ऐसी है। आप वो, और टीचर के हिसाब से ये है कि सर सारी ज़िंदगी हर चीज़ करके कि तुसी नहीं, मैं फेलियर की बात नहीं कर रहा, फेलियर इंसान, मेरे बहुत फेलियर्स हैं, आपको वही बताया, लेकिन ये है कि जब आपको समझ आ जाए कि आपका यूएसपी क्या है जी, योर यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका क्या है, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ाएं। और कहते हैं ओ यार तू खुद तो पढ़िया नहीं, तो मैंने कहा बर्नार्ड शॉ ने हमारे लिए को कहा है, वन हु कैन डज, वन हु कैन नॉट टीचेस। जो जिसको आता है सर वो कर जाता है, जिसको नहीं आता वो सिखाता है, वो सिखाता है यार कि ये गलती है, ये नहीं करना, ये करके देखोगे ठीक निकल जाओगे। तो तुम्हें सिखाने वाला कोई होना चाहिए, और वो वही होना चाहिए जिसको कुछ नहीं आता था और उसने सीखा है। तो ये सर हमारे टीचर्स में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक सेमेस्टर में ये समझते हैं कि बच्चा बिल्कुल कमाल कर जाएगा, नहीं होएगा सर। मतलब अगर आपको एक सेमेस्टर, पूरी एक डिग्री में 40 टीचर पढ़ाते हैं सर, तो 40 टीचर की रिफ्लेक्शन तो नज़र आनी चाहिए। लेकिन सर ये देखिए, मैं बहुत सारे एजुकेशनिस्ट के साथ बैठा हूँ इस टेबल के ऊपर, प्रॉब्लम सबको पता है। जो आपने प्रॉब्लम हाईलाइट की मोस्टली यही है, इससे भी थोड़ा सा कह लें डिफरेंट होके हाईलाइट तो हो रही चीज़ें, फिक्स क्यों नहीं हो रही सर? क्यों दुनिया फिक्स इसलिए नहीं हो रही कि सर हमारी नीयतें उस तरह की नहीं है सर। तो कौन करेगा सर? वो कौन इसलिए करेगा कि सर हमें उन फाइनेंशियल विशियस सर्कल में डाल दिया गया, जिस विशियस सर्कल में हर कोई ये समझ रहा है कि मैंने पैसे कमाना से चीज़ें नहीं है, बच्चा काम करता है करे, नहीं करता ना करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात हुई सर कि जी ओ लेवल्स के अंदर हर लोगों ने ये कहा कि यार ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे ना आप तो बच्चा आपका पास नहीं होगा जी। ठीक है जी। सबसे पहले, और मेरी बेगम से इसी बात के ऊपर लड़ाई हुई कि उन्होंने कहा कि जी आपने बेटे को ट्यूशन पढ़ाएंगे तो पास होएगा, तो मैं जिद्दी ट्यूशन पढ़ाई उधर अंदर ही वो फेल होया। और आपको मज़ेदार बात बताइए, पहले ये कैंसर मैट्रिक और इंटरमीडिएट में था। अच्छा, वहाँ से लोगों ने बच्चों को डाला ए लेवल में, क्योंकि ये एक डिग्री ऐसी है, ये एक स्टडी ऐसी जिसमें ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होती। अब मैंने अपनी बेटी को रिसेंटली कराया, तो मेरी तकरीबन 1 घंटा प्रिंसिपल के साथ और जो हेड थे उनके साथ मीटिंग हुई। मैंने कहा जी अगर मेरे बच्चे को ट्यूशन के लिए आपके स्कूल से रिक्वेस्ट आई तो वो लास्ट डे होगा। उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया। उन्होंने कहा जी एवरी सिंगल डे हम लोग 45 मिनट से 1 आवर जो है रखते हैं, सिर्फ इसीलिए कि अगर किसी बच्चे को क्लास में कुछ चीज़ समझ नहीं आई, ही और शी कैन इजीली कम टू द टीचर और वहाँ पे बैठ कर अपना इशू रिजॉल्व करें। और इसको हम इंश्योर करते हैं कि आपके बच्चे को हमारी तरफ से कोई इस तरह की। अब आप ये देखें सर कि जब हमने पहले जब पढ़ाना शुरू किया तो माशाल्लाह उस वक्त लोग कहते थे कि मास्टर ने तो कोई टीवी नहीं देता। सिंपल सी बात है। बहुत ऐसे ही है। आप एक जगह पे कहें कि आपको वेस्ट आपको बहुत ज़्यादा बात करता है और आप वो चीज़ कर रहे हैं, नहीं आ रही। दूसरी चीज़ ये, आपने रिसर्च करनी है एज ए टीचर। देखें, कुछ मेरी तरह के टीचर हैं जो कि आपको प्रैक्टिकल की बात करते हैं, कुछ हैं जो रिसर्च के ऊपर ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो रिसर्च करें ना भाई। और वो रिसर्च ऐसी प्रैक्टिकल करें जिस प्रैक्टिकल रिसर्च का स्टूडेंट को फ़ायदा हो सर। बिल्कुल।
मतलब आपकी ग्रांट्स लेने के लिए तो आपको फ़ायदे बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं और आप ग्रांट्स में कहते हैं ओए यार कमाल कर दिया, ये वाली ग्रांट आ गई। जो अल्टीमेट आपका बच्चा है उसको क्यों नहीं फ़ायदा हो रहा? बिल्कुल। इसका फ़ायदा ये है कि कहीं ना कहीं नीयत का कोई ना कोई खोट फतूर है, बिल्कुल। कोई ना कोई वो खोट है, उस खोट को हमें ठीक करना है। और हम ये कहते हैं कि यार इतने लोग हैं यहाँ पे, हमारी बात नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं यार, हम अपना मतलब को नहीं सुन रहे, तसी तो अपना काम कीता तो चले गए। हाँ। लेकिन ये वाली बात तो नहीं है ना सर। देखिए मैं ना एक चीज़ पे बड़ा हैरान होता हूँ वसीम भाई, आज हम जिस सीरा में बैठे हैं सर, इंटरनेट की दुनिया है सर ऐसी है। आपकी हर चीज़ एक छोटी सी डिवाइस के अंदर आपके सामने पड़ी है, स्टिल वो क्वालिटी नहीं आ रही। आज से अगर 20 साल पहले चले जाएं, जिन वक्तों में हमने पढ़ा है या हमसे भी पहले, उस वक्त एक क्वालिटी आती थी और टीचर्स के पास ये सारा मटेरियल भी मौजूद नहीं था ग्लोबली। सर आज ग्लोबली मौजूद है लेकिन स्टिल मैं क्वालिटी। आपको बताऊं, मैं ज़ियाउर रहमान साहब थे मेरे अंग्रेज़ी के उस्ताद। मैंने अपने अब्बा से अंग्रेज़ी सीखी और दूसरा मैं वो करता हूँ ज़ियाउर रहमान साहब। सही है। FC कॉलेज में पढ़ाते थे, मास्टर्स की क्लास साथ थे। मैं और एक मेरा एक और दोस्त है अमजद औलख, वो आजकल नैब में है, वो माशाल्लाह उसका डिप्टी डायरेक्टर है। तो वो वहाँ से हम दोनों, सर मैं शादमान में होता था, मैं अमजद को लेता था रहमानपुरा और मैं सर के पास आता था यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट के पास। और ये हम आते थे सर फजर के बाद। अच्छा, ठीक है सर, फजर के बाद आकर सर के पास बैठते थे और सर नीचे ज़मीन पे बिठाते थे। सर बर्टन रसल की फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ हमने अंग्रेज़ी से उर्दू में ट्रांसलेट किया सर। क्या बात है। और वो 3 महीनों में बैठ के सर टेंस कराते थे। सर हमें जुमले दे के जाते थे कि ये, और हर जुमले में कोई ना कोई अंग्रेज़ी का टेंस होता था सर जो ठीक हो रहा होता था। सही, क्या बात। अब वो जब उनके साथ वो चीज़ें पढ़ी तो हमने कहा कि यार नहीं, वो टीचर आपकी ज़िंदगी में वैल्यू क्रिएट करते हैं। जी। अब आप मतलब हम कहीं भी देख लें, हम अपने आप को ये देखते हैं कि बहुत कम टीचर होते हैं सर जिनका आपके ऊपर इम्पैक्ट आता है फॉर द पर्सनालिटी। और वो पर्सनालिटी के साथ ये है कि सर जब बच्चा कुछ नहीं होता ना तो टीचर उसको पकड़ता है और उसको ग्रूम करता है। वो बच्चे के ना सर दिल पे भी और दिमाग पे दोनों पे असर करता है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप बच्चों से मांगना शुरू कर दें और आप मटीरियलिस्टिक हो जाएं कि यार ये करोगे तो ये होगा, सर उन चीज़ों के ऊपर फिर वो आपको पैसों के ऊपर ही तोलते हैं। अब एक और चीज़ देखें ना, रिसेंट उसमें देखें 1-2 साल में एक और चेंज आया है। पहले मेंटोर किसको माना जाता था, उस्ताद को या बाप को? ये दो के अलावा तीसरी पर्सनैलिटी बहुत शाज़ुनाज़, बिल्कुल ऐसे, या किसी ने कोई मजहबी शख्सियत को कर लेते थे। आजकल मेंटोर किसको माना जाता है? मोटिवेशनल स्पीकर्स को। ठीक है, एग्जैक्टली। क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर की सिर्फ आप एक छोटी सी स्पीच से सुन के मोटिवेट हो गए और आपने उसको अपना मेंटोर या अपना गुरु मान लिया। ठीक है, जिनके साथ वही आप वाली बात के जिन्होंने 40 टीचरों ने आपको पढ़ाना है, वो क्यों हमारे मेंटोर नहीं बने? उनको बनना चाहिए था। उनमें से कोई एक टीचर ऐसा होना चाहिए था जिसकी शख्सियत या जिसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो आपकी भी ज़िंदगी में आता। बिल्कुल जी। और आप ये देखें कि इसके लिए ना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अपने आप पे काम करना बहुत ज़रूरी है सर। और अपने आप पे बहुत से टीचर्स ने काम नहीं किया। बिल्कुल। देखें, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं और आप साइंस का एक ख़ास मिजाज है और उस मिजाज के मुताबिक आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, तो आपको दूसरी साइड भी देखनी है, योर सेकंड थॉट अबाउट आर्ट्स या अबाउट ऑल दोस थिंग्स। लेट्स सी दैट साइड टू, और उस साइड में से जो आपको अच्छा लगता है वो ले लें। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन लोगों ने वो कहा कि नहीं, हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही रहेंगे। वो जो स्टबननेस है आपकी लाइफ की और पर्सनालिटी की, उसने सर ज़िंदगी को थोड़ा सा ख़राब किया है। आपके काम तो बहुत अच्छे हैं सर, लेकिन आपने सिखाया कितना? बिल्कुल ऐसी। इसका क्या सारे का सारा जो दोष है, ये जो इसका कह लें कि ये पूरा मलबा आप सिर्फ टीचर्स पे गिरा रहे हैं या यूनिवर्सिटीज़ भी इसके अंदर शामिल हैं? यूनिवर्सिटीज़ भी इस वजह से हैं कि यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि जी बच्चों को फेल नहीं करना। जो पहले बात आगे चीज़ें आ जाती हैं कि जी बच्चों को फेल ना करें जी, तो वो बच्चों को कोई बात नहीं, उनको ग्रेड दे दें, उनको ग्रेड देकर आप पास कर लें। और बच्चे, आप सोचें, मेरे पास IBA के बच्चों को भी मैंने पढ़ाया तो वो मुझे आकर एक मैसेज ज़रूर आता था, सर मेरा GPA बहुत इफेक्ट होगा सर, आप प्लीज़ मुझे मार्क्स दे दें। तो मैंने कहा बेटा, मेरा जो MBA का मेरा ग्रेड है वो 2.82 के साथ मैंने किया हुआ है, तो जो कि बिल्कुल ही वेला है, फारग है। लेकिन बात यह है कि उसने मैंने सीखा क्या सर। मैडम अंदलीप अब्बास हमारी उस्ताद होती थी, ये अभी जो PTI की ये भी मेंबर रहनुमा है। उन्होंने सर इंटरनेशनल मार्केटिंग पढ़ाई थी। अब इंटरनेशनल मार्केटिंग में उन्होंने कहा कि आपने अपना प्रोडक्ट स्पेन में बेचना, मतलब हमारा वो था कि हमने स्पेन में बेचना है कश्मीना शॉल। अच्छा। तो आपने एक एड, ये मैं बात कर रहा हूँ सर 1994 की, अब ये ज़हन में रखिएगा, ये ज़हन में रखिएगा। तो उस वक्त आपने थिएट्रिकली एक चीज़ करवानी है, अपने कॉस्ट्यूम्स बना के चीज़ें करके, और उसमें आपने अपना 1 लाइनर लेना है और 1 लाइनर देकर आपने एक्ट करना है वो चीज़। तो हमने सर एक वो बनाया कि एक स्पेन की जो मेन कल्चर था वो आपका बुल फाइटिंग है।
तो वो बुल फाइटिंग में वो जा रहे होते हैं, वो जाते हैं, वो एक बंदे से तलवार जो है वो फाइट कर रहा होता है बुल से। हमने एक अपने दोस्त को बुल बनाया और उसके बाद वो बुल फाइटिंग कर रहे हैं, अचानक उसकी तलवार गिर जाती है और वो भाग रहा होता है, उसके पीछे बुल आता है। तो वो जो खातून है, लड़की वहाँ पे बैठी होती है, वो रेड कलर की अपनी एक शॉल उसमें से फेंकती है और वो सीधा बुल के ऊपर जाती है और बुल जो है वो स्ट्रेट अवे नीचे काम डाउन हो जाता है, वो बैठ जाता है। और उसके बाद शाम को वो बैठी ठिठर रही होती है, तो वही जो वो बुल फाइटर है वो आता है और वो शॉल उसको पहनाता है, विद लव फ्रॉम पाकिस्तान। हमने उस तरह की ये वाला एक आइडिया बनाया था। अब सोचें कि असल चीज़ क्या है कि हमारे पास सर वो आइडियाज़ नहीं है, हमें सिर्फ बच्चों को वो आइडियाज़ करवाने हैं कि यार अगर अच्छा इस तरह होगा तो क्या करोगे, तो वो बच्चा फिर आपके लिए वो चीज़ें बनाता है। और हम जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी में सर सुपीरियर में हमने एक चीज़ का बहुत किया कि यार आइडियाज़ मैटर अलॉट। आपके बिजनेस आइडियाज़ जो है ना, आप जितने भी बना लें, बिजनेस आइडियाज़ के साथ आप दुनिया को ये बताएं कि यार कम से कम मेरी डिग्री तो डिफरेंट है ना यार, मैंने वो 40 कोर्स नहीं पढ़े, लेकिन मेरा एक एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स जो है उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और हम किस तरीके से उस ज़िंदगी को लेके चलेंगे वो सर कमाल है। और प्रैक्टिकल चीज़ें देखें ना, 94 का किस्सा आज तक आपके जो है ना दिमाग में बिल्कुल ऐसे प्रिंटेड है। उसकी रीज़न शायद ये भी हो सकती है कि आपने प्रैक्टिकली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके और सर आप सोचेंगे मुझे तो इस तरह से बुलाया जाता था कि मुझे एक्टिंग करने के लिए ना हर एड में बुलाया जाता था। मेरे उस वक्त वो एक्टिंग स्किल चल रही थी, तो वो हर जगह पे मुझे कोई एज एन एक्टर वो मुझे कहते थे अच्छा यार ये वाला रोल तू कर दे। तो बहुत सी जगहों पर मैं लड़की भी बना सर, मैंने गाउन चाउन पहने, लड़की बन के भी मैंने वो आया, वो आपको कह रहे हैं कि जी आप कपल डांस कर रहे हैं, तो वो मुंडिया नाल में कपल डांस भी किए थे उस जगह। लेकिन ये है कि लर्निंग बहुत हुई है सर। लर्निंग आपको आपने क्या उस तरह फील करते हैं, कैसे चीज़ें चलती हैं, दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स सर दैट आई। अल्लाह करे जी एजुकेशन के अंदर, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा इस टॉपिक पे ना बात कर चुका हूं। मैं आपको बताऊं, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, देखिए हमारा ना बात दरअसल ये है कि पैसे बहुत ज़्यादा लेने लग गए लोग, ये प्रोडक्ट बन गया, बाई प्रोडक्ट की बजाय बन गया। अब देखिए ना, अब जब आप पैसे दे रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि जी ₹1,00,000 का आपका पर मंथ आपकी फ़ीस है, तो आप क्या करेंगे? आप उस ₹1,00,000 की अगर आप KPIs बनाएं, रोल गोल्स बनाएं, और जो ऑर्गेनाइजेशन टीचरों को दे रही है वो माँ बाप बना के ज़रा ऑर्गेनाइजेशन को दे दें कि यार आपने इतने पैसों पे बताएं, इतने इतने हमारे बच्चे की क्या चीज़ आएगी। तो माँ बाप को भी कम से कम एक चीज़ बनानी चाहिए। ट्यूशन पे माँ बाप ज़रूर पूछते हैं एडे पैसे मैं तुहानू दे रहे हैं तो मेनू दसो मेरे बच्चे नाल होया की। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी को भी एक दफ़ा खंगार लें। और क्यों बच्चे कहते हैं कि जी आप अम्मा अब्बा ना आए, भाई जाएं माँ बाप, जाके पूछे यूनिवर्सिटी के अंदर कि यार मेरा बच्चा क्या कर रहा है। और सर यूनिवर्सिटी में तो या कॉलेज में या स्कूल में वैसे ही त्राह निकाल देते हैं, बजाय इसके कि बच्चे का इंटरव्यू हो या बच्चे के साथ आप सेशन करो, माँ बाप का होता है भाई आपका प्रोफाइल क्या है। जी जी अब जो मेरे से एक जगह पे, कैन यू बिलीव, उन्होंने मेरी बैंक स्टेटमेंट बोली। आप सोचें, तो अब मुझे थोड़ा सा इतना तो शौर था, मैं ऊपर से आ गया। मैंने कहा जी आपको मेरी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आर यू श्योर? तो खातून थोड़ी धीमी नहीं सर, वो पंजाबी जो गाने थे ना सर अपनी लाइफ के, वो बड़े कभी कभी बहुत अच्छे होते थे। तो आजकल से जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल्स वगैरह सारे सर वो उसी के ऊपर आ गए, मैंने नोट विखा मेरा मूड बने। तो ये नोट विखाने वाला काम है सर, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो मनी मेक्स द मेयर गो, तो इसी तरह ही चीज़ें चल रही हैं। मैं तो बल्कि इसमें ना कहता हूँ कि एक होता है मनी मेकिंग, एक होता है मनी मिंटिंग। ये मनी मिंटिंग मॉडल बन अच्छा सर, उस मनी मिंटिंग 100 दफ़ा मनी मिंट करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो आपके जो लोग हैं जिससे आप एसोसिएटेड हैं, आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी ग्रूमिंग और उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी तो आपका काम है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये लग रहा है, आपने अगर HR ने ये देखा है कि यार 1 साल इस बंदे ने गुजारा यहाँ पे और इस 1 साल में इसकी ये वीकनेस है, उस वीकनेस को आपने स्ट्रॉन्ग कैसे करना है? आप ना लगाएं यार इंक्रीमेंट, प्लान बेचना, आप बेशक आप उसको सिर्फ वो कोर्सेज करवा दें 5-6 सर जी, लेकिन माजरत के साथ दोनों इंटरेस्टेड नहीं है सर। वो नहीं, मैं आपको सर आपको बताया ना सर, सुबह से लेकर शाम तक आप बैठे हुए हैं, उसके बाद शाम को आप घर जाते हैं, उसके बाद आपको बेगम कहती है कि इस चीज़ के मसले हैं, ये पैसे इसके नहीं है, इसके नहीं है, इसके नहीं है, तो आप क्या करते हैं? फिर आप उसी तरह आसान आप शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, और आप शॉर्टकट ढूंढने के साथ, तो जहाँ पे शॉर्टकट्स आते हैं वहाँ पे सक्सेस तो ख़त्म हो जाता है। सक्सेस जो है इट्स अ पार्ट ऑफ योर, इट्स अ फुल फ्लेज जर्नी दैट डिफाइंस यू। बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं सर आपके, क्योंकि माशाल्लाह इतना डाइवर्स आपको पोर्टफोलियो है, सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता ऑलरेडी 37 मिनट्स हो चुके हैं कि ये सारी चीज़ें हम कवर कर पाएंगे। थोड़ा सा आपका रेडियो का भी सफ़र रहा जी। मैं ये यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप अपने नाम के साथ खान लगाते हैं जी। क्या आप पठान हैं प्रॉपर? आई एम अ बलोच जी। अच्छा, आई एम अ मक्सी बलोच, और
मतलब मैं कभी गया नहीं अपने इलाके में, सही। हमारा कलात से ताल्लुक था। अच्छा, वैसे प्योर लाहौरी ही है? नहीं जी, मैं बहावलपुर पे, अच्छा, हम लोग बहावलपुर हमारे से। बहावलपुर में मेरे दादा उधर माइग्रेट कर गए थे और उसके बाद से आई एम अ प्योर लाहौरी। मैं 81 से लाहौर में ही हूँ। ठीक है। और 81 से लेकर अब इट्स बीन एटलीस्ट अबाउट 42 तो 43। मतलब आप सिर्फ नाम वाले ही खान जी, हैं? जी, मैं नाम वाले क्योंकि खान मैं हूँ जी, वही नहीं। थोड़ा सा ना ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँ कि आपका एक्सेंट जो है वो खान वाला वो नहीं इस है। वजह से है सर कि अम्मा उर्दू स्पीकिंग साथ थे, अब्बा सराइकी वाले वो उसमें आ सही, गए। सही। तो वो सराइकी का एक्सेंट डिफरेंट होता है, जी। तो हमें वो अंग्रेज़ी और उर्दू ही हमने बोली घर में, तो इसलिए वो वाला आपको लहजा ज़रा थोड़ा सा उस तरह से साफ नज़र आ रहा होगा। हाँ। वरना बाकी चीज़ें वही हैं कि अगर लहजा इधर उधर हो जाता तो वो उसी तरह की ही चीज़ तो चल ये रही है। आपके साफ लहजा होने में या तलफ़ुज़ की अदायगी में कहीं ना कहीं रेडियो का भी कुछ कमाल है? जी सर, एक रेडियो का भी कमाल है सर, और एक एक्टिंग का भी बहुत कमाल है सर। ठीक है। मतलब उनके साथ ये है कि जाना मलिक ने, शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, और उन्होंने एक जगह ना, मैं कॉमेडी करता था और मैं कॉमेडी में कह रहा था गलत 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 बातें कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा हसीब भाई ये गलत होता है। हाँ। क्या वो अब कॉमेडी करने में वो चीज़ निकल जाती है, सही, लेकिन जब बिल्कुल आपने प्रोनाउंसिएशन बनाई तो उसके बाद फिर नूरुल हसन भाई हमारे मेरे बहुत अच्छे, उन्होंने किताबों की तरफ लेकर आना, नूर भाई ने पढ़ाना शुरू किया, इशफाक साहब की किताबें, वो उनको मैंने बड़े बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने सेट पे ले आना, सेट पे कोई ना कोई चीज़ पढ़ानी, तो वो उससे बड़ा बहुत सी चीज़ें सीखी। तो नूर भाई का भी ये वाली कंसंट्रेशन होती थी कि यार तलफ़ुज़ आपको, और फिर ज़िया मोइनुद्दीन साहब को सुनना, तो वो एक बड़ा मज़ेदार काम था। तो मैं अब अपने जितने भी मेरे कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स आते हैं उनको मैं कहता हूँ कि आप ज़िया मोइनुद्दीन साहब को सुना करें, नईम बुखारी साहब को सुना करें। सही। तो मेरे लिए वो बहुत बड़े, नईम बुखारी साहब मुझे इस वजह से पसंद है कि उनकी जो ट्रांजिशन है ना, उर्दू से अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी से पंजाबी, तो वो पंजाबी कितने खूबसूरत अंदाज से बोलते हैं, वो माशाल्लाह स्मूथ है और वो सीमलेस बहुत है। स्मूथ है। अच्छा, इसमें पहले इस चीज़ पे बहुत फोकस किया जाता था, पहले जितने एक्टर देख लें या इवन रेडियो पे जो काम होता था, आजकल मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके अंदर भी ना मिक्सिंग आ मैं गई आपको है। बताऊँ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टाइम की किल्लत हो गई। अब वो उसके के साथ ये है कि हमें मिला होता है इतने टाइम में ये करके जाना है, जी। तो वो उनके साथ पे कहते हैं अच्छा यार इतना हो गया, चलो बस ठीक है चलें। लेकिन वो जो कंटेंट ये देखना या एक्सेंट देखना, वो एक्सेंट और कंटेंट वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया। आपको रेडियो का बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, हमारा PR मैनेजर होते थे अली अब्बास, आजकल ट्रैवलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकिंग देते हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। जी। वो तो अली ने मुझे कहा कि खान जी आपकी आवाज़ है तो आप ना रेडियो करें। तो मैंने कहा यार अली मुझसे नहीं होगा रेडियो, मैंने क्या करना है। तो उन्होंने कहा अच्छा यार आप स्क्रिप्ट लिखें। अब मैं स्क्रिप्ट लिख के ना, आप सोचें मैंने स्क्रिप्ट लिख के सामने रखा हुआ, अब मैं सामने रख के पेज पलटूं तो उसकी आवाज़ आए, तो मैं कहा यार ये ज़िंदगी में क्या टेंशन हो गई है कि यार अब। तो अगले जब मैंने शो किया, फिर मैंने किया 3-4 दिन इसी तरह चलता रहा। फिर एक दिन मैंने क्या किया, सर मैंने एक पेज इधर रखा है, किधर रखा है, किधर रखा है, इधर रखा, तो मैंने इस तरह से अपना स्क्रिप्ट बनाया। फिर मुझे अली ने कहा कि हाँ जी ऐसे ना करें, आपको खुद ना बोलना पड़ेगा और माइक से प्यार करना पड़ेगा। हाय हाय हाय। तो माइक से जब आप प्यार कर लेते हैं तो आप ये देखें कि जो आप बोल रहे हैं वो पूरी दुनिया सुन रही है, बेशक कोई भी ना सुन रहे हो, लेकिन इट इज़ योर, मतलब आगे योर थॉट के यार सारे सुन रहे हैं, तो वो आप करते हैं तो वो बहुत अच्छा। अच्छा, रेडियो में थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ये डिफरेंस क्या होता है? उसमें तो सुना है कि एक पिन भी गिर जाए तो उसकी भी आवाज़ कैच होती है, हालांकि माइक यही वाले होते हैं उनके भी। तो क्या वजह है वहाँ पे? क्या इन्वायरमेंट का होता है या क्या इशू है वहाँ पे? नहीं, किस चीज़ के ऊपर? जो ये आप देखते हैं जिस तरह आपने कहा कि पेपर पलटने पे भी आपको जो आवाज़ मुझे वो चीज़ ना बंदा बड़ा अनईजी फील करता है कि यार आपके अगर आपके सुन रहे हैं लिसनर्स आपको, तो लिसनर्स आपको क्या कह रहे होंगे, कहेंगे यार देख के पढ़ रहे और यार एक अजीब जिया बंदा है। तो वो आपको अपने आप को मनवाने के लिए, जिस तरह हम एक्टिंग में स्क्रिप्ट याद करते हैं, तो फिर मैंने वो स्क्रिप्ट याद करने शुरू किए, और उस स्क्रिप्ट के याद करने के बाद फिर जहाँ पे वो स्क्रिप्ट खत्म होता था, फिर मैं वहाँ से एक्सटेम्पोर कोई ना कोई बात या कोई ना कोई टॉपिक लेके चलता था। तो वो मुझे मेरी टीचिंग में भी मुझे बहुत हेल्प किया, और उसके बाद जो मैं स्टूडेंट्स के साथ अपने सेशंस करता हूँ उसमें भी मुझे उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। तो थैंक्स टू रेडियो, और वो रेडियो, और थैंक्स टू अली अब्बास फॉर दैट थिंग कि अली ने वो बिल्कुल वो चीज़ सोची। और कमाल बात है वैसे ना, मैं उस बंदे से जब भी बात होती है मतलब हफ्ते में एक आधी दफ़ा लाजमी बात हो जाती, एक अजीब ही पॉजिटिविटी है उस बंदे में। मतलब आप उसको जी जो मर्जी कह दे, आप मुनीर उसको जो मर्जी कह दे, ही हैज़ अ स्माइल ऑन हिज फेस, और कहता है अच्छा यार कोई बात नहीं, आपने जो भी कह दिया, मैं जो आपसे काम करवाना चाहता हूँ मैं वो कराते हैं, आ जाए ये कर लेते हैं। कुछ दिन पहले ना मैंने उनसे एक शिकायत की, एक छोटी सी शिकायत की, उन्होंने मुझे पहले सुन लिया, उन्होंने चुप कर गए, उन्होंने उसका ऐसा उल्ट किया पॉजिटिव वाली साइड पे। मैं कहा यार बंदा तो गलत सही कर रहा है, मैं क्यों इसके बारे में गलत सोच रहा था। मतलब उसके
जनरली बड़ी पॉजिटिविटी मतलब मिलती है जब भी उनसे बात हो या मिले, तो बड़ा अच्छा गाइड भी करते हैं। और वो बच्चों के साथ जी वो बिल्कुल वो देखे ना, वो उन कम लोगों के अंदर हैं जो कि हु बिलीव्स के यार काम होना चाहिए। तो वो काम वो ऐसा बंदा जो डूअर है, वो कहता है यार अच्छा जी अच्छा ये करना है, आओ ये भी कर लेते हैं, अच्छा ये करना है, चलो ये कर लेते हैं। तो वो मतलब एक इंसान की जो अच्छी चीज़ें हैं जी वो इसी तरीके के साथ ही आपको चलती है। कमिंग बैक टू द रेडियो साइड, सर मुझे ये बताइए कि अभी हम देखिए वीडियो वाला कंटेंट बना रहे हैं ना, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड ये भी होता है अच्छा यार मुझे कुछ लोग देखेंगे या हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन रेडियो का तो एक बिल्कुल एलियन सा इन्वायरमेंट नहीं होता कि आपको ना कुछ सुन रहा है ना आपको ये पता है कि कैसा आपने जाना है, सिर्फ एक आवाज़ से ही आपने लिंक करना है। बड़ा मज़ा है सर वो। देखिए अगर आप इसको एंजॉय करना शुरू कर देना इस बात को, वो यही होता है कि वो एक ऐड था नेस्कैफे का, सॉरी वो मैंने अगर आपके इसमें वो उसका नाम ले लिया, लेकिन वो ये उस ऐड में साथ था। वो यहाँ पे आते हैं तो वो कहते हैं कि जी आएँ, सुबह 6 बजे का एक आरजे होती है और वो बात कर रहे होते हैं कि जी एक आरजे ये कर रहे हैं, आप आ जाएँ, अपने आप को सुनाएं, अपने दिल की बात सुनाएं और ये और वो। और एक दफ़ा वो कहता है कि जी कोई जब सुनेगा नहीं फिर तो काम चलेगा, जब कोई सुनेगा तो काम चलेगा। तो वो कहता है कि जी आए हम इस जगह पे बैठे हैं एक आरजे और एक नेस्कैफे के साथ, और यहाँ पर हमें कोई नहीं सुन रहा, तो करें अपने दिल की बात। तो पीपल स्टार्टेड डूइंग, क्या आप पक्की बात कर रहे हैं, हमें कोई नहीं सुनता। उन्होंने कहा मैं इतने महीने से बैठा हूँ, मुझे कोई नहीं सुन रहा, आप बोल दें, और मेरा बॉस खड़ूस है मेरे ये। तो पीपल अपने वो फेयर फैक्टर से बाहर आते हैं और आपका काम आपके साथ करने लग जाते हैं। वही बात है जिस तरह भी आप पॉडकास्ट की बात ही कर रहे थे कि इट टुक टाइम जी कि आप कहाँ तक माशाल्लाह पहुँचें। वो सब चीज़ें आपको इसी तरीके से ही लेके चलती हैं। वो बस सस्टेनेबिलिटी और एक डिटर्मिनेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो वो डिटर्मिनेशन आपकी ज़िंदगी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही रेडियो के साथ भी है कि यार पहले तो आप सोचे मैंने सिर्फ और सिर्फ गाने चलाना करता था, तो मैं कहता था अच्छा ये दो सेकंड की बात की, मैंने कहा चलो जी गाना चलाते, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आती कि क्या करना। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता प्यार मोहब्बत शुरू हुआ तो मैंने कहा नहीं यार दिस इज़ ब्यूटी, अपनी। और आप सोचे थिएटर मैंने जब सीखा तो थिएटर का बहुत मज़ा आया। वो थिएटर से आवाज़ बहुत डिफरेंट हुई, उसके बाद रेडियो के बाद आवाज़ बहुत डिफरेंट हुई। तो वो अब जब लोग आवाज़ की तारीफ़ करते हैं तो वो मुझे बड़ा मज़ा आता है। नहीं माशाल्लाह आपकी आवाज़ वाकई बहुत प्यारी है। बल्कि अगला सवाल ही मेरा ये था कि मैंने रेडियो को जब भी सुना है ना, मेरी बड़े अरसे से ये एक प्रैक्टिस है कि मैं गाड़ी में जो है ना चिट चैट लगा तो गाने वाने नहीं सुनता, लेकिन मुझे होता है कि कोई ना प्रोग्राम ऐसा लगाओ जहाँ पे कोई बातचीत हो रही हो तो उसका मज़ा आता है। तो मैंने जब भी रेडियो को सुना है मुझे एक चीज़ बड़ी कॉमन मिली है, आवाज़ का भारीपन। तो मैंने ये बल्कि पूछना था कि क्या सभी लोगों की वहाँ पे आवाज़ भारी है, ये माइक का भी कुछ होता है? नहीं सर, माइक का भी होता है। अच्छा। मतलब आप कभी ऐसे माइक के करीब जाकर आप थोड़ा सा आपको अपनी आवाज़ को ठीक करना पड़ता है, तो वो आप उस तरह से भी अपने आप को बनाते हैं। नॉर्मली जब हम एज मास्टर ऑफ द सेरेमनीज हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमें अपनी आवाज़ को अगर हल्का करना है तो हम बहुत दूर से फिर बोलना शुरू करते हैं ताकि लोगों को वो ज़रा आपकी आवाज़ का थ्रो जो है वो डिफरेंट है। और अगर आपको अपनी आवाज़ को वाकई टू माई वर्ड ज़रा थोड़ा सा आपको रोमांचक बनाने का माहौल हो तो रोमांचक बनाने के लिए फिर आप देखें, अगर आप सुबह आते हैं, सुबह आप 7 बजे अगर आप रेडियो शो कर रहे हैं तो सुबह 7 बजे का रेडियो शो बड़ा वाइब्रेंट होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हसीब खान और आप सुन रहे हैं हसीब खान के साथ आप स्माइलिंग खान, और आप यहाँ पे देखते हैं कि ज़िंदगी बहुत हसीन है और मैं इस वक्त यहाँ पे बैठा हूँ कॉफ़ी के कप के साथ और मैं अखबार देख रहा हूँ और अखबार में लोग ये कह रहे हैं और ये हो रहा है। और आप देखते आए गाने की तरफ चलते हैं और गाना देखते हैं कि मेरी जो आज की मेरी अपनी कैफियत है उस गाने के साथ वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। आपने ये वाला गाना किया और ख़त्म हो गया, अगर आप रात 12 बजे के बाद आते हैं तो आपकी वॉइस वैसे ही कम हो जाती है। सर वो भी जरा कि रात के 12 बज चुके हैं और सिर्फ आप, मैं और वो चंद लोग सिर्फ हमारी बातें सुन रहे हैं जो कि दिल जले हैं, और उनको लगता है कि इस वक्त दुनिया में कोई ना कोई इंसान है जो उनको याद कर रहा है। याद तो आपको बहुत से लोग कर रहे होंगे, लेकिन वो ये कह रहे होंगे कि अगर हमने अपने प्यार का इजहार कर दिया तो लोग क्या कहेंगे। वो लोगों को छोड़ें जी, लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, बस अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहें। हमारे फ़ोन नंबर पे कर दीजिए, किसी के व्हाट्सएप पे कर दीजिए, इसी पे आपको एक गाना सुनाते हैं और गाना सुने और अपने अपने प्यार करने वालों को याद करें। क्या बात है सर, क्या बात है। तो दैट्स हाउ फील भी डिफरेंट आई है। दैट्स द फील दैट यू टेक इट। तो बेसिकली आपको उस अवतार में जाना पड़ता है जिस तरह आप एक्टिंग में करते हैं। ओह यस, कि एक्टिंग में तो चलें ठीक है आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है वीडियो, तो इसमें भी आपको फील लानी पड़ती है। और वो सर इससे प्यार करना जरूरी है। हाँ बेशक, रोमांस जो है ना वो इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे। तो वो आप इसके साथ अपने आप को वो देखेंगे और यू कैन टेक अवे। और आवाज़ को थोड़ा चेंज भी किया जा सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सर देखें, आप कहते हैं कि जो गुफ्तगू करने का मकसद होता है, जब आप ईसीजी की बात करते हैं तो ईसीजी इसके अंदर ऐसे चल रही है, तो जब तक आप जिंदा हैं तो तब तक आपकी आवाज का थ्रो भी ऐसे ही होनी चाहिए ना। अगर स्ट्रेट होगी तो इसका मतलब है मर गए, मोनोटोनिक हो गई। हाँ। तो मोनोटोन इज यूर गॉन। तो आपको कौन आपको बात को समझेगा या आपकी बात को बेहतर
क्या आप उसको समझ ही नहीं आएगी कि एक ही बात। सर हम बच्चे से, एक छोटा बच्चा है जो दो साल का, हम उससे उसी की ज़बान में बात करते हैं, ओ मेरा बेबी क्या कर रहा है मेरा बेबी। अगर हम उसको आम से बाद में भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम उसको सिर्फ अपनी टोन चेंज करते हैं, उसको फील लेकर आते हैं, तो वो बातें चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये इस चीज़ का इम्पैक्ट है, मैं खुद करके देखा अपने बच्चों के साथ, जब आप उनसे इसी टोन में बात कर रहे होते हैं ना, वो भी कनेक्ट करते हैं आपके साथ। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अभी आते हैं थोड़ा सा सर एक्टिंग की तरफ। सर एक्टिंग के ऊपर क्या आपने कोई प्रोफेशनल इसकी कोई तालीम ली, कोई आपने इसकी प्रैक्टिस की, कहीं से सीखा, या बस शौकिया ही खूबसूरत होने की वजह से बस? आपका शुक्रिया कि आप ये कह रहे हैं। ये बिल्डिंग अभी इतनी प्यारी है, जवानी में कितनी खूबसूरत हो गई। आपकी मोहब्बत है जी। लेकिन सर शौक था, पैशन था। सही। मैं गोविंदा को देखता था जब, तो मैंने कहा अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी बिल्कुल कर सकता हूँ। कि मैं आई हैव ऑलवेज बीन चबी इन माय लाइफ, तो मैंने कहा यार वो डांस करने का और उस तरह लोगों के साथ बैठने का, और कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा था। वो कहते थे कि अच्छा यार यहाँ पे डांस करना, मैं यहाँ पे डांस करना शुरू कर देता था। मतलब वो कोई इतने कोई टेंशन नहीं थी, जो अच्छा लगता है इस म्यूज़िक के साथ, म्यूज़िक बीट्स के साथ हिलना, तो वो मुझे लगा कि यार मतलब आई कैन डू दैट। तो वो करते करते करते, और पुलिस में के मैंने कितने ड्रामे किए सिर्फ उसी यूनिफॉर्म के ऊपर, कि मैंने वो यूनिफॉर्म मेरी थी तो वो मैंने ले ली थी, तो उस यूनिफॉर्म के साथ फिर मैंने तकरीबन कोई 7 से 10 साल मैंने सिर्फ पुलिस का ही रोल किया। अच्छा। और पुलिस की कॉमिक आप सोचें, इंस्पेक्टर खोजी पीटीवी का एक प्ले था, तो मैं और अहमद अली भट्ट हम दोनों ने वो उनको स्टार्ट किया, तो वो मेरी पुलिस की यूनिफॉर्म के अंदर ही मैंने वो गुजारा। फिर ARY का एक ड्रामा था टिमी जी, वो टिमी जी में वो भी मेरे पुलिस इंस्पेक्टर के जो वो वाला रोल था। तो वो मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं इट रिलेट्स टू माय जॉब इन पुलिस, उससे पहले की थी, तो उनकी बड़ी चीज़ें जो हैं वो मैं एज अ कॉमिक मैंने लोगों के सामने पेश की, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। अहमद भट्ट से आपको कोई ताल्लुक है? अहमद भट्ट की शक्ल काफ़ी मिलती है उनसे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अहमद इज़ लाइक ए यंगर ब्रदर जी, और हमारे उसके साथ एसोसिएशन बहुत हैं, जट एंड बॉन्ड से लेकर अब तक। इट्स बीन, आप सोचें 22-23 ईयर्स हो गए हम लोग के साथ माशाल्लाह। ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। और जितने भी लोग थे, वासे था, फवाद खान थे, ये सब इकट्ठे जट एंड बॉन्ड से साथ आए हैं हम लोग, तो वो सब एसोसिएटेड हैं, और वो उनका सक्सेस देख के वाकई आई फील प्राउड कि जी आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ ऑल दीज पीपल जो माशाल्लाह इसका हिस्सा रहे। माशाल्लाह सक्सेस भी मिली और बड़े अच्छे फाइन एक्टर्स में आपका नाम आता है, लेकिन काम इतना कम क्यों करते हैं आप? मैं सर क्योंकि नौकरी करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, और मेरे लिए वो एज एजुकेशन ज़रा थोड़ा सा वो काम ज़्यादा है, और वो इस वजह से जहाँ पे कहीं कोई टाइम मिल जाता है तो मैं ज़रूर, और इसके लिए भी मैं रहमान साहब को बड़ा क्रेडिट देता हूँ कि वो मुझे छुट्टी दे देते इस बात में। वो कहते हैं अच्छा यार खान जी आप जाएँ, जाके आपने ये, क्योंकि वो एक आपको एक्टिंग है, फिर आपकी वो जो आर्टिस्टिक वाइब्स हैं वो बड़ी रह जाएंगी, तो आप चले जाएँ। सही। तो वो जाकर फिर मैंने लाहौर में बहुत काम किया, लेकिन ये है कि लाहौर में काशिफ निसार साहब के साथ मेरा बहुत ज़्यादा, अजीम सजाद साहब थे उनके साथ, और उसके बाद बाकी भी बहुत कम लोग हैं, लेकिन मेरी कनेक्शन वाइब्स थोड़ी सी इन्हीं लोगों के साथ ही मिलती हैं। तो उनका शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ पे पेशेंस दिखाई और मेरे साथ रहे और मुझे डिफरेंट रोल्स करवाते रहे। एक्टिंग के शोबे में एक जो सबसे बड़ा इशू आता है बहुत सारे एक्टर को, एक्ट्रेसेस को, वो ये है कि आपको पूरे पाकिस्तान में जाना, इवन सम टाइम आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़ता है, क्योंकि रोल की डिमांड है। तो उसमें क्या आप कंफर्टेबल नहीं है बिकॉज ऑफ योर जॉब, या क्या वजह है? जी वो उसी वजह से ही है। और बहुत टाइम ऐसी हैं कि मैंने बहुत सी फिल्म्स भी इसी बात के ऊपर छोड़ दी कि मेरा कोई कमिटमेंट थी मेरी सुपीरियर के साथ, और वो वहाँ पे कोई इवेंट था, जो इवेंट मुझे होस्ट करना था, और वो एक दिन था, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो एक दिन नहीं हो सकता सर, एक दिन की छुट्टी उधरों ले नहीं सर, वो चीज़ें वो अब ये सर आपके दिल की बात है। फॉर एग्जांपल हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं ऑन मैनेजमेंट रिसर्च। अब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैनेजमेंट रिसर्च 2010 से लेकर स्टार्ट हुई है। मैं ही उसका होस्ट था 2010 में, तो अब तक जितनी भी हुई हैं तो मैंने ही वो होस्ट की हैं। अच्छा। और वो एक आपका, मैंने आपको कहा ना वो अनदेखी डोर से आप बधे हुए हैं, तो जिनको, तो वो मुझे उन्होंने कहा कि यार, मैंने कहा यार एक दिन ये लास्ट वाला चेंज कर दें। वो यसरा रिजवी थी, यसरा ने कहा, तो मैंने कहा एक, तो उन्होंने कहा नहीं वो बाकी सब चीज़ें हुई हैं। मैंने कहा चलें फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो वो हम दोनों को बहुत रिग्रेट हुआ उसका। तो मैंने कहा चलें जी अल्लाह खैर रखे, अल्लाह ने किसी और टाइम के ऊपर ये लिखा हुआ होगा तो किसी और टाइम पे कर लेंगे। फिल्म के लिए एक और किया, तीफा इन ट्रबल में मेरा एक सीन था, एहसन रहीम बना रहे थे फिल्म, तो मैंने कहा कि एहसन भाई ने मुझे पहला कमर्शियल दिया था, टीवी कमर्शियल, तो मैंने कहा यार आपकी फिल्म है तो उसमें मुझे छोटा सा रोल ज़रूर दे दें। तो वो एक रोल उन्होंने दिया, लेकिन वो रोल जो है वो भी कट गया। वो इस वजह से कट गया क्योंकि फिल्म लंबी हो गई थी। तो उन्होंने कहा ये वाले सीन काट देते हैं। तो वो फिर उन्होंने अपने डिलीटेड सीन्स में अपने फेसबुक से उसको अपलोड किया। तो वो मुझे सिर्फ मेरी वो एसोसिएशन है, तो मैं कहता हूँ जी चलें कोई बात नहीं, जितना भी काम आ रहा है, जितना कुछ भी है तो बहुत अच्छा।
और मैं अपने बेटे से उस दिन बात कर रहा था, मैंने कहा यार 2001 से लेकर 2023 तक यार मैंने बहुत काम किया, और मेरे लिए बहुत से ड्रामे हैं, 25-30 मेरे ख्याल से ड्रामे बन सकते हैं, वो हैं, एड्स बहुत ज़्यादा हैं, वीडियोस जो मैंने की वो बहुत ज़्यादा हैं, और उसके बाद ये शोज़ नियो के ऊपर हम करते थे जी 3:15, वो एक जहाँ से अपने ये प्रोग्राम शुरू हुए, वो चीज़ें बहुत की। तो आई थिंक के व्हेन आई लुक बैक आई फाइंड के मोर रिलैक्सेशन एंड मोर रिलीव्ड आई एम ऑन द थिंग्स दैट आई हैव डन। हमारे सुनने वाले जो देख रहे हैं सर, इनको थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि हम ये ड्रामा या कोई भी मूवी या शॉर्ट फिल्म देखते हैं, हमें 3-4 मिनट की फिल्म होती है या घंटे की मूवी मिल गई, ये लगता ही है यार आए काम कितना निकल गए। हम इवन बड़ा आपने देखा होगा ना, आम सी कॉमन पब्लिक में है 600-700 रुपये की या 1000 रुपये की टिकट लेते हैं, 12 कहते हैं इन्हें कीता की, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कहते हैं कि एक बुरी फिल्म बनाने के लिए भी आपको उतनी मेहनत करनी पड़ती है जितनी एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए। और आपको वो बड़ी अच्छी एक लाइन है फिल्म के लिए, कहती है मेरी फिल्म कंप्लीट है, बस शूट होना बाकी है। तो आपको पेपर पे फिल्म शूट मतलब बनती है, और बनने के बाद आप शूट करते हैं, और वो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। और वो एक अंग्रेज़ी की मिसाल है जी, वो क्या है कि जी देयर इज़ खैर अभी मेरे जहन में आ जाएगा, देयर इज़ पता नहीं अभी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन वो ईडियम मेरे फंस गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आ जाता। आपको बहुत से स्टेप्स ऐसे हैं अपने आप को समझाने के लिए, बताने के लिए, फिल्म बनाने के लिए आपको पेशेंस बहुत चाहिए। तो अगर आपको वो पेशेंस है आपके अंदर, फिर आप वो काम शुरू करें। और आपको देखें, अगर आपके पास यहाँ पे एडिटिंग के लिए बच्चे हैं, आप एडिटिंग के लिए बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने सिर्फ एडिटिंग सूट्स लगाए हुए हैं, और वो वहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिनके पास कैमराज हैं, वो कैमरा से फैसिलिटेट कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास साउंड का काम नहीं है, अब हमें नेटफ्लिक्स में या Z5 में जाना है, तो वो कहते हैं आपका साउंड इस लेवल का ही नहीं है कि आपको वहाँ पे हम उस तरह जाके आपको काम मिल सके। आप में हमारे DOPs जो जितने भी हैं, वो अपने DOPs से उन्होंने नीचे कोई और DOP बनाया नहीं है। तो आप अपनी लेगेसी क्रिएट ही नहीं कर रहे। आपको अपनी लेगेसी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि ये इक्विपमेंट की भी एक रीज़न है कि हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर उस तरह से नहीं फ्लरिश कर पाए? सर इक्विपमेंट भी, और एक आपका जो स्किल सेट है उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपको बहुत अच्छे बहुत क्रिएटिव लोग हैं, आप उनको काम देंगे तो आपको उन चीज़ों का अंदाज़ा होगा ना। आप उनको भी यही कह रहे होते हैं कि यार ये कर लो, इतने बजट है, इतने बजट में ये बना दो, तो आप इतने बजट पे वो चीज़ें नहीं बना सकते। तो ज़ाहिर बात है उनका कंस्ट्रेंट है, और वो अपने कंस्ट्रेंट्स के साथ कैसे चल रहे हैं, और वो जो लोग इसको चला रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम सर। अक्रॉस बॉर्डर अगर देखा जाए तो उन्होंने तो जिस लेवल पे ले गए हैं इस इंडस्ट्री को, मेरा ख्याल है वन ऑफ द बिगेस्ट बन गया IT के बाद। तो हम भी एक टाइम था हेड टू हेड चल रहे थे, बल्कि हमारे ड्रामे उनसे कहीं बेहतर थे। आज हुआ क्या ऐसा? क्या खाली ये पैसे की ही गेम की वजह से हुआ है? आपकी डिफरेंट है, आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ उस तरह की नहीं है, सिनेमा फ्रेंडली पॉलिसीज़ नहीं है। सही। और आप अगर जो एक्टर्स हैं, आप एक्टर्स को कुछ अलकाबात से नवाजते हैं, जो कि असल में शायद वो चीज़ें नहीं होती। लेकिन अगर आप उनसे हटा दें और उनसे देखें कि जी ये आपके ब्रांड एम्बेसडर्स बन सकते हैं, और ब्रांड एम्बेसडर बन के वो दुनिया को बता सकते हैं एज अ सॉफ्ट पिक्चर ऑफ पाकिस्तान, या पाकिस्तान के सॉफ्ट पिक्चर क्या है, तो ये बहुत ज़रूरी है आर्टिस्ट आपके लिए। ये दो ही तो कैटेगरी आर्टिस्ट हैं, ये आपके जो स्पोर्ट्समैन है। तो ये, और हम माशाल्लाह दोनों ही पे हम कह रहे होते हैं कि नहीं असी नहीं खेडन देना, ना खेडांगे ना खेडन देंगे, तो ख़त्म कर दो। तो वो नहीं है। आप एक लोग हैं, जिस तरह एरिस्टोटल कहते थे कि जी उनका एक कॉन्सेप्ट था कि किस तरह के शागिर्द आने चाहिए। कहते एक ऐसे शागिर्द होने चाहिए जिनको बेस्ट टीचर से पढ़ाया जाए, और एक होते हैं कि जिनको ठीक है आम टीचर से बनाएं, और उसके बाद उनका फ़र्क देखें। और जब आप फ़र्क देखते हैं तो आपको बहुत से ज़्यादा नज़र आता है कि उनमें ऑब्जर्वेशन, उसमें लिसनिंग एटीट्यूड, उनके अंदर एम्पथी, उनके अंदर आपका जो पैशन टू वर्क, वो बड़ा डिफरेंट होता है, और वो टीचर ही इनकलकेट करके देता है। बिल्कुल। वो फिल्म देख रहा था जी, सुल्तान, उसमें एक गाना है, वो ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून, बहुत खूबसूरत सी लाइन है। और वो कहते हैं कि जी सुल्तान को सिर्फ एक ही शख्स हरा सकता है, और वो खुद सुल्तान। तो मैं उसको ना पाकिस्तान के हिसाब से कह रहा था कि पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान ही हरा सकता है और वो पाकिस्तान ही हरा रहा है इनके साथ है। और एक इसी के साथ ही सर एक और चीज़ है कि जितने लोग बाहर जा रहे हैं जी, और वो कहते हैं हमें यहाँ पे कुछ नहीं रखा, तो मुझे लगता है कि इन सबको एक दफ़ा बाहर चले जाना चाहिए। तो जितने हमारे जैसे मीडियोकर लोग रह जाएं उनको पाकिस्तान दे देना चाहिए, और वो फिर अपने आप को देख कर खूबसूरती से अपने बनाएं, और वो चीज़ें देखें कि यार चलें हमारी एक्सपेक्टेशंस कम है और हम पाकिस्तान के लिए कुछ ज़्यादा कर लेंगे। तो जिनके ख्वाब बड़े थे वो चले गए हैं,
और अब जो बेचारे गरीब लोग रह गए हैं चले मिलके वो वाली चीज़ें कर लेते तो क्यों ना सी भाई जो लोग बाहर जा रहे हैं अपने बड़े ख्वाब की ताबीर के लिए, 100 दफ़ा जाएं सर। उन्हीं को सर यहीं पे क्यों नहीं उनके ख्वाब पूरे सर मैं वही बात तो कहता हूँ, देखें अगर आपने ऊबर भी चलानी है और अगर आपने मैकडॉनल्ड्स में काम भी करना है तो यहाँ पे भी किया जा सकता है, लेकिन बात यह है कि आपको उतने पैसे नहीं मिलते। हाँ बिल्कुल, वो वहाँ पे वो सिर्फ वो फॉरेन एक्सचेंज के लिए जाते हैं, और फॉरेन एक्सचेंज के ठीक है, अगर हमारे पास और कोई स्किल सेट नहीं है भेजने का तो हम कम से कम अपने बच्चों को भेज देते हैं। और अच्छा, अपने इस वक्त ना माजरत आपकी बात कर रहा हूँ, इस वक्त जो बच्चे जा रहे हैं ना बाहर, उनमें से ज़्यादातर बच्चे, अगर आप खुद भी ज़ाहिर है आपका भी ताल्लुक स्टूडेंट से है, मेरा भी ताल्लुक है इनडायरेक्टली, बहुत सारे बच्चे इस वक्त पैसे की वजह से नहीं जा रहे, वो पीस की वजह से, मेंटल पीस जो है ना वो यहाँ नहीं मिल रही आपको। सर आप सोचें हमारे साथ अभी हुआ, हमारे डायरेक्टर हैं काशिफ निसार साहब, मतलब उन्होंने अभी मज़ाकरात पे आए हुए थे तो उन्होंने बात की कि जी मुझे नहीं लग रहा था कि ये मुल्क मेरी बच्चियों के लिए प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट देगा। तो हमारे जैसे माँ बाप के लिए भी वही वाली कंसिडरेशंस होती हैं कि हम कहते हैं कि यार हमारे बच्चे उसमें प्रोटेक्टेड रहें, लेकिन अगर बाहर जाके भी आपने रेसिज्म का शिकारी होना है और बाहर जाके भी आपने इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट्स के हिसाब से ही वो वाली चीज़ बननी है, तो वो वाले इससे बेहतर है कि आप अपने ही मुल्क में रहें। और जहाँ पे अगर एक ही फैमिली के 5 या 6 लोग हैं एंड एवरीबडी इज़ अर्निंग, बिल्कुल गोरे भी तो वहाँ पे भी तो यही कुछ ही कर रहे हैं ना, ऐसे लेकिन रहते एक घर में है। जो हमारा जो सबसे ज़्यादा मज़ा है, जो सुकून है, वो ये है कि हमारी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो चीज़ें जो हैं वो बन सकती हैं। और वो मुझे याद आ गया सर ईडियम, देयर आर मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। वो मैं कहा यार मेरे ज़हन में नहीं आ रहा था कि वो क्या है कि यहाँ से यहाँ आते तक भी बड़ी चीज़ें आती। तो खैर अगर हम इकट्ठे मिल के सर काम कर लें और सारी फैमिली मिल के काम करे, सिर्फ एक अब्बा का काम नहीं है काम करना या अम्मा का काम नहीं है काम करना, तो हम अगर सारे मिल के काम करते हैं तो आप देखें कि अल्लाह उस काम में कितनी बरकत लेकर आएगा, आपको अंदाज़ा ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। थोड़ा सा दोबारा मैं एक्टिंग की तरफ आता हूँ सर। एक एक्टर जो होता है वो मल्टीपल रोल के अंदर अपने आप को ढालता है। हाँ जी। इसमें कैसी प्रैक्टिस करवाई जाती है कि एक ही तरफ देखा जाए तो वो ड्रामा चल रहा है उनका इमोशनल, दूसरी तरफ देखा जाए तो वो बिल्कुल एक बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से दिखाया जाता है, तीसरा तरफ देखा जाए तो वो एक विलन का भी स्टाइल कर रहा है। तो ये इन सारे अवतार के अंदर एक एक्टर अपने आप को कैसे ढालता है, जबकि इन तीनों रोल जो मैंने बात की इनमें से चौथा रोल एक और आता है जो उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स है। बिल्कुल ऐसी वो तो सबको है यहाँ सर। वो देखिए आप कैमरे के आगे डिफरेंट होते हैं और वो रोल प्ले कर रहे होते हैं जी, तो आप वो रोल प्ले कर रहे हैं, आपको वो रोल प्ले करना चाहिए। देखिए आपको जिस काम जो टास्क आपको दिया हुआ है आपने वो टास्क पूरा करना है। लेकिन मैं इसमें जो पूछने का मकसद था ना, आम लाइफ में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप ऑफिस आए, घर में आपकी कहीं से वालदा से, बहन भाई से, बीवी से, किसी से भी कोई झड़प हो गई, आप ऑफिस आएंगे ना, अगले 5-6 घंटे आपका इम्पैक्ट रहता है उस पिछली झड़प सर। यही एक्टिंग में कैसे ये कवर करते हैं? ये कमाल होता है कि जिस वक्त उन्होंने कहा एक्शन, हाँ, तो आप ठक करके उस रोल में अपने आप को सर देखें। उनको दुनिया को नौकर का कॉर्पोरेट वर्ल्ड की भी बात करें तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उनको ये एहसास नहीं है कि दुनिया में आप क्या करके आए हैं, आपके बच्चे को क्या है, आपकी बेगम को क्या टेंशन है, आपके काम की मसला। तो इसी तरह ही एक्टर्स के साथ भी यही है कि आपने जो काम देना है जिससे आपकी पहचान होनी है, वो काम आपके वो पर्टिकुलर कैमरे के सामने आप क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो वो इस वजह से उस रोल के साथ वो जस्टिफिकेशन उसी वक्त ही होगी जब आप एक्शन के बाद अपने उस रोल में आ जाते हैं एंड यू डू द बेस्ट व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो अब जब आपके पास मल्टीपल रोल्स आते हैं, ये कौन होता है इसमें, किसका ये किरदार होता है जो ये चीज़ को आइडेंटिफाई करता है? क्या वो एक्टर खुद होता है या डायरेक्टर है? नहीं सर, नॉर्मली डायरेक्टर होते हैं। अच्छा। अब जिस तरह एक रोल था सर रांझा कर दी में, हाजी साहब का कैरेक्टर था और वो मैंने किया, और वो शायद मेरा रोल बहुत छोटा था लेकिन उसमें वो एक लाइन बहुत डिफरेंट थी कि मुझे जीजी करती हुई लड़कियां बहुत अच्छी लगती। तो वो अब अल्टीमेटली वो जब सीन किया गया तो मैंने काशिफ भाई से पूछा, मैंने कहा काशिफ भाई मतलब आप, उन्होंने कहा नहीं मुझे ना आपके अंदर नजर आई वो बगैर थी। अरे अच्छा जी, मैंने कहा चले यार आई टेक इट एज एन ऑनर, कोई बात नहीं, आप मुझे जो भी कह रहे हैं मुझे समझ आ गया है, लेकिन मैं आप इसको ज़्यादा एक्सप्लेन ना कीजिएगा, बस काफ़ी है, लेकिन इट्स ओके। तो वो क्योंकि स्माइलिंग रोल्स कर करके ना इंसान को ये लगता है कि शायद वो आम जिंदगी में भी वही चीज़ कर रहे हैं। तो आई प्रेफर मोस्टली अब ज़रा नेगेटिव कैरेक्टर्स, ताकि वो आपकी एक और शेड आपके लाइफ का भी आ जाता है जो आप शायद अपनी रियल लाइफ में नहीं कर सकते लेकिन रियल लाइफ में कर सकते हैं। तो वो इस वजह से इंसान चेंज होता है। और इसके लिए तैयार करते हैं खुद को एज एक्टर भी, आप प्रैक्टिस करते हैं? जी सर, वो थोड़ी बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं मतलब। और वो ये है कि आप एक्टर्स होते हैं तो डायरेक्टर को अगर कोई चीज़ अच्छी लगी है तो बस काफ़ी है, उससे ज़्यादा वो आपने वेरिएशन देनी होती है और जो उनको अच्छा लग गया वो सही। वो सब। अब लास्ट क्वेश्चन सर मैं इसमें ये पूछूंगा, उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। एज ए एजुकेशनिस्ट
एंड ऑन द अदर हैंड आप एज ए मीडिया पर्सनालिटी या एज ए एक्टर, बहुत ज़्यादा दोनों में मतलब डिफरेंस है। एक एजुकेशनिस्ट को उसका मिजाज अलग, उसका मतलब तरबियत कर रहे हैं बच्चों की, दूसरी तरफ एक जब भी अभी आपने बात की कि एक तरफ आपको एक फ़नी करेक्टर में भी आना पड़ रहा है, एक तरफ आपको बड़ा सोफिस्टिकेटेड और दूसरी तरफ नेगेटिव में भी आना पड़ रहा है, कैसे बैलेंस करते हैं? सर असल में ना हमें दुनिया को सिखाने के लिए ना सिर्फ दो चीज़ें ही रह गई जो लोग नॉर्मली बात करते हैं। लोग कहते हैं या डरा के समझाया जाता है या प्यार से समझाया जाता है। मैं ज़रा तीसरी साइड के ऊपर ले आया कि आप हंसा के भी समझा सकते हैं, और जब आप हंसा के समझाते हैं वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं। और अपने ऊपर जब आप अपने ऊपर खुद आप मजाक कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर मजाक नहीं होता फिर। तो वो बड़ी एक आपको बहुत छोटी सी चीज़ आपको समझ आती है और आपको ये लगता है कि यार इस तरह भी हो सकता है, तो मैंने उस तरह करने की कोशिश की। लास्ट टॉपिक की तरफ आऊँगा सर, जो कि मेरा खुद भी फेवरेट है। आप एज ए एंकर भी स्टेज पे प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम के अंदर भी बहुत सारे वैसे भी शोज़ को आप होस्ट करते हैं। तो ये एक होस्ट का जो काम होता है, ऑडियंस इतनी सामने आपके जो बैठी है, उस ऑडियंस को कंट्रोल करना, जो आप बात कर रहे हैं वो ऑडियंस उसको सुने भी, रिस्पॉन्स भी करे, जहाँ पे ज़रूरत है वो आपके साथ अटैच भी हो, जहाँ आपको ज़रूरत है आप भी उनके साथ कनेक्ट हो। इस चीज़ में सर क्या समझते हैं कि कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, या ये भी एक बस नेचुरली आपके अंदर आ जाती है? प्रैक्टिस की बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। या थिएटर की तरह है सर, कि हम जब थिएटर में पहली दफ़ा गए थे तो हम जब अपनी पहली एंट्री देना जाते हैं तो पहली एंट्री से पहले देयर आर बटरफ्लाइज इन द स्टमक। तो हमें वो लगता है कि यार पहला सेंटेंस अगर अच्छा बोल दिया ना फिर पूरी की पूरी चीज़ बहुत अच्छी निकल जाएगी। और हमेशा ये हुआ है कि सर जहाँ पे मेरा पहला सेंटेंस फंबल हुआ है पूरा इवेंट की ऐसी तैसी हो गई, कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, बहुत शेक हो जाता है सर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैंने मतलब बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे साथ भी एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि शुरू में आप जाते हैं, आपके साथ पहली एक दो लाइन जो है ड्यू टू इन्वायरमेंट या कुछ भी है वो थोड़ा सा फंबल होता है, लेकिन उसके बाद आप इतने सर वो ले तो जाते हैं। देखिए हमें एज एन एक्टर या एज अ वहाँ पे मास्टर ऑफ द सेरेमनी हमें वो करना पड़ता है, लेकिन दिल में बैक इन योर माइंड आपको लगता है कि यार चवल मारती खान नहीं करना चाहिए दसी, लेकिन खैर वो अब आपको लेकिन आप अपना 100% दे रहे होते हैं, लेकिन जो आपके क्लोज लोग होते हैं उनको अंदाजा हो जाता है कि यार ये गलत काम खराब हो। अब मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं अपने साथ मोस्टली लेके जाता हूँ, जो स्टेज को देख रहे होते हैं और मेरे और जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनके दरमियान में वो लाइजान होते हैं बच्चा, तो वो मुझे बताते हैं, या मैं कोई सेशन करने जाऊँ किसी यूनिवर्सिटी में तो वो मुझे बताते हैं कि यार खान जी आज ना आपने ये किया गलत हो गया। और हम जब वापस आ रहे होते हैं तो वो मुझे बताते हैं, वो मुझे, और मैं उनकी ज़्यादा मैं उनका जो फीडबैक है मैं देख रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ यार तो बात, क्योंकि लिसनर है ना वो आपको बड़े अच्छे से जज कर रहे हैं और वो अच्छे, उनको मुझे पता है कि यार अगली दफ़ा आपने ये नहीं बोलना। मैंने कहा अच्छा यार ठीक है, तो फिर मुझे स्टेज पे चढ़ते वो याद है ना आपको आपने वो नहीं बोलना। मैंने कहा अच्छा यार मैं नहीं बोलता, तो वो चीज़ें वो भी समझ आ रही होती हैं, बताया जा रहा होता है, तो बहुत। तो जिस तरह एक्टिंग के लिए आप पहले रिहर्सल वगैरह करते हैं, इसका भी कुछ होती है? सर मैं लिखता हूँ। अच्छा लिखते हैं? मैं अपना स्क्रिप्ट लिखता हूँ सर। अच्छा। और वो आइटनरी पहले मुझे मिलती है, मैं उस आइटनरी पे खुद अपने हाथ से लिखता हूँ। एक दफ़ा लिखा, दो दफ़ा लिखा, फिर तीसरी दफ़ा मैं उसको खुद नीट करता हूँ। तो नीट करके फिर मैं उसमें सर कुछ कोटेशंस हैं, लोग अशार बोलते हैं पर्सनालिटीज़ के लिए, मुझे इतना अशार का ना मुझे याद रहते हैं, तो मेरे लिए वो कोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं पर्सनालिटीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एट्रीब्यूट्स जो कोटेशंस हैं मैं उन कोटेशंस के ऊपर उनको बुला लेता हूँ, वो ज़रा डिफरेंट होता है, तो उसकी वजह से ज़रा मज़ा भी ज़्यादा आने लग जाता है। तो समटाइम ये भी होता है ना, अब मैं क्योंकि खुद भी पिछले कोई 7-8 साल से स्टेज पे कर रहा हूँ, बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं, लेकिन 600-700 लोगों तक के इवेंट्स मैंने माशाल्लाह काफ़ी दफ़ा मतलब 1.5-2 साल मुसलसल किया हुआ है। इसमें मैं जो करता हूँ ज़ाती तौर पर वो ये कि जो बंदा आ रहा है अगर तो उसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है तो कहानी बड़ी अच्छी सेट कर लेते हैं हम लोग। सम टाइम होता है कोई ऐसा गेस्ट आ गया या कोई ऐसी एंट्री हो गई जो बिल्कुल सरप्राइज है, आपको उसके बारे में वैसे भी नहीं पता और सिर्फ नाम बता दिया गया, डेजिग्नेशन बता दिया गया, ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? सर सिर्फ नाम, अच्छा खत्म, वहाँ पे कोई कहानी नहीं पीछे। सर देखिए उस कहानी को ख़राब करने से बेहतर है क्या वो कहते हैं सर कम्युनिकेशन का ना 4 लेटर्स हैं जो कम्युनिकेशन में आपको बहुत ज़्यादा आने चाहिए, KISS, किस बनता है सर, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जहाँ पे आपको बहुत चीज़ें पता है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप ये अल्फाज बोल सकते हैं, ज़रूर बोलें। जहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर, छोटे सेंटेंस बोल के उसको ख़त्म कर दें और उनको बुला लें। हाँ, उनको बुलाने के बाद, उनकी तकरीर सुनने के बाद आपने कोई बात करनी है फिर कर दें एंडिंग नोट पे। आप उनकी तकरीर को सम अप करने के लिए कि उन्होंने ये पॉइंटर्स बनाए एंड आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय दिस थिंग, इन साहब ने ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया, थैंक यू वेरी मच सर फॉर एडिंग वैल्यू इन आवर लाइफ। खत्म कर दिया, वो वाली चीज़ें हमारे में से बन जाती। ठीक हो गया। तो इसमें जब भी कोई प्रोग्राम आप करते हैं
उसमें पहले हर चीज़ आपको दी जाती है कि इस तरह से प्रोग्राम का सर शेड्यूल दो तरह से होता है। एक तो ये होता है कि आई एम अ पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेटेजिकल डिसीजन कि आप स्टेज पे होना क्या है, वो स्टेज ही हमें मिल जाता है। ठीक है। कि जी स्टेज आपके पास है, एसएमडी पे क्या चलना है, क्या होना है, किस किस को बुलाना है, वो हमें बंदे बता देते हैं, हम उनके मुताबिक अपनी सब चीज़ों को डिफाइन कर लेते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर ये हो कि जी आपने सिर्फ आइटनरी देखनी है, तो वो आइटनरी के अंदर हमें फिर वो पता होता है कि जी ये 8 हमारे पॉइंटर्स हैं, इन 8 पॉइंटर्स को हमने कैसे देखना है, तो उनको फिर हम मैं एक दफ़ा चॉक डाउन करता हूँ, और चॉक डाउन करने के बाद फिर 2 दफ़ा 3 दफ़ा अगर लिखा गया, हाथ से लिख लिया गया, तो आपको वो अल्फाज का कनेक्शन हो जाता है। आप उस कनेक्ट के साथ फिर आप फंबल कम करते हैं और आप बेहतर तरीके से चीज़ें चला सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है ना अजीब भाई, मुझे जो थोड़ा सा लगा, मैं एक्सपर्ट तो नहीं उस डोमेन का, लेकिन जो मुझे लगा कि अक्सर हम देखते हैं इंडियन शोज़ जब हम देखते हैं, और इन कंपैरिजन टू इंडियन शो जब हम पाकिस्तानी शोज़ देखते हैं, तो जहाँ पे 1 या 2 लोग मतलब या 3 लोग भी कुछ सम टाइम आपको नज़र आते हैं ना कि एंकर होते हैं या उसको प्रोग्राम को होस्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमारी क्वालिटी बड़ी गिर जाती है, मतलब आपस में सिंक ही नहीं है। नहीं सर, इंडिया का देखें, डायरेक्टर जो होता है ना सर, वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है जी। आपको उन चीज़ों की समझ आती है। आप जब उनके अवार्ड्स देखते हैं तो उनके अवार्ड्स के अंदर ये होता है कि बहुत से एक्टर्स हैं जो उनको स्क्रिप्ट याद नहीं होता, उनके सामने वो स्क्रिप्ट रखा होता है और वो सिर्फ पढ़ रहे होते हैं। सही सही। ठीक है, हमारे हिसाब से अगर हमें लोगों को देखना है तो हमें ये लोगों को पता होना चाहिए कितना स्क्रिप्ट है जो बंदा याद कर सकता है। हाँ। और कितना ये है कि यार उसको आप बैक से सिर्फ आपकी वॉइस चाहिए तो वॉइस आपको मिल जाए, या आपको ये पॉइंट चाहिए। अब मेरे साथ होता है कि बहुत से मेरे अगर को होस्ट मेरी आ गई हैं और वो को होस्ट बहुत अच्छे तरीके से बात कर रही हैं, तो आई टेक अ बैक सीट। सही है। तो मैं कहता हूँ कि यार हमें दुनिया को ये नहीं दिखाना कि मैं इनसे बहुत कमा लूँ। हाँ। हमने इकट्ठे मिलके एक शो को अच्छा करना है। अगर वो कर रही हैं और उसमें लुक में मेरे ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं, खत्म होगी बात। क्योंकि सिंक चाहिए बेसिकली। तो देखिए, देखने वाले को सिंक मिलना चाहिए। चाहिए। हमें सिर्फ वो लोगों को इस बात का कॉन्फिडेंस होता है कि बुलवाना ही है ना, बुला लेंगे। मैं एक जगह पे गया सर, एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैंने उनको कहे कि पैसे कहे कुछ, तो उन्होंने मुझे उसका हाफ दिया। अच्छा। तो मैंने कहा जी अच्छा हाफ दिया, तो मैंने कहा जी मेरे बाकी पैसे नहीं, जी हमारे पास इतने ही हैं, आप इतने ही पैसे ले लें। करवाने के बाद? जी, करवाने के बाद। तो मैंने उनको कहा कि जी क्यों, देखें आपने सिर्फ लोगों को ही तो बुलाया, हद हो गई है। तो मैंने कहा जी आप बुला लेती। तो उन्होंने कहा कि नहीं है ऐसे नहीं, आपने सिर्फ लोगों, मैंने कहा जी आपने लोगों को बुलाया और मेरा आपके साथ इतने पैसे तय हुए हुए हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि जी आपने अंग्रेजी में सिर्फ लोगों को बुलाया तो इसके इतने पैसे ले रहे हैं आप। तो मैं उनको क्या जाके सर मारूं। अच्छा, ये भी एक बहुत जो है ना दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया एक्टर्स की और जितने भी मतलब मीडिया के लोग हैं, कि बहुत सारे टाइम आपको कमिटमेंट करके, एक तो है ना चले कमिटमेंट नहीं हुई, आप प्यार मोहब्बत में कह दिया अच्छा देख लेंगे जी, कमिटमेंट करने के बाद जब वो चीज़ नहीं दी जाती तो बहुत ही मतलब सर, एक तो कमिटमेंट करने का सबसे ज़्यादा मज़ेदार काम आपको बताऊं जो हमारी प्रोडक्शन में होता है, वो कहते हैं जी बाकी सबको हम बहुत ज़्यादा पैसे दे देंगे, जो नज़र आते हैं लोग उनको पैसे ज़्यादा नहीं देने। वो भी मेन कास्ट के साथ है, मेन कास्ट को पैसे मिल गए और जो सपोर्टिंग रोल है हमारे जैसे उनको नहीं मिल रहे होते। और बात करते हैं सर ये इतना कमाल, सर ये हमने लिखवाया, आप ही को सोच के लिखवाया था सर। तो हम जब पैसे कहते हैं तो कहते हैं नहीं सर, उसके आधा भी बोलेंगे कि सही सर इस कैरेक्टर के लिए इतने पैसे, सर इस बार आप ये कर दें, अगली दफ़ा सर हम आपके साथ इसको और ज़्यादा कर देंगे, जिस तरह वो अगली दफ़ा कभी आती नहीं है सर। तो इस सिचुएशन को अब्यूज़ करवाता कौन है इसमें मेन जो किरदार? प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर ही करता है, चैनल होता है। तो क्यों उसमें फिर ये इकट्ठे क्यों नहीं होते सारे जो एक्टर्स? सर हम पाकिस्तानी हैं, हमने कभी क्यों इकट्ठे होना। हमें अपनी चीज़ मिल रही है, हमें अपने काम कर रहे हैं, हम ओके, हम कहते हैं जी ठीक है। हम बाहर भी जाते हैं तो हमें अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के फिर रहे होते हैं, और हम ये कहते हैं कि हमने इकट्ठा नहीं होना क्योंकि हम इकट्ठे हो गए तो वो हमसे कोई ना कोई काम निकलवा लेगा। तो सर वो अबंडेंस माइंडसेट तो है ही नहीं, स्केर्सिटी माइंडसेट के साथ चल रही है दुनिया। तो स्केर्सिटी माइंडसेट के साथ क्या करना है? तो वो आप कहते हैं जी ज़िंदगी में अबंडेंस माइंडसेट लेकर आएँ और आप सोचें कि दुनिया में सबके लिए सब कुछ है, बिल्कुल कोशिश करने की जरूरत है। हाँ। आप कोशिश करेंगे तो यू विल गेट एवरीथिंग, और आपने अपने हिस्से का पाई निकालना है, केक तो मौजूद है। तो बिल्कुल ऐसे। हाँ। लास्ट में सर हमारे जो बच्चे सुन रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे यंग बच्चे आपको सुन रहे होंगे, मेरी ऑडियंस भी इंशाल्लाह आपकी ऑडियंस भी सुनेगी, कोई मैसेज देना चाहें ख़ास तौर पे सर? यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बच्चा जो है ना आज का वो थोड़ा सा स्टक हुआ है, मैं एक्टर बनूँ, मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, सोसाइटी रोकती है ना मुख्तलिफ चीज़ों से, लेकिन आज मैं ये समझता हूँ ग्लोबलाइजेशन ने इन सारे बैरियर को तोड़ दिया है। कोई एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त मेरे सामने जो पर्सनैलिटी बैठी है, ये 4-6 चीज़ें कर ली इन्होंने करियर में और प्रॉपरली कर रहे हैं। एक तो होता है ना छोटे चंक में करके छोड़ दिया, नहीं, आप सारा कुछ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों को कोई मैसेज? सर मेरा बच्चों के लिए सिर्फ एक ही मैसेज है, वो मैं हर एक को ये कहता हूँ, बी यू, द वर्ल्ड विल एडजस्ट।
जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। आपको पता है कि आपको अगर डर लगता है तो आपको पता है मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है और आपको वो डर हटाना है। एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके ख्वाब हैं, आपके ख्वाब आप पूरे नहीं करेंगे तो फिर आप अपने बच्चों में अपने ख्वाब ढूंढना शुरू कर देंगे। तो इट इज़ मच बेटर कि आप अपने ख्वाब खुद पूरे करें जितनी ज़िंदगी आपके साथ है, और ख्वाब बड़े देखने चाहिए। और ख्वाब जितने बड़े देखेंगे कम से कम उसका 80% 70% आ जाएगा एंड यू विल बी ओके। और एक चीज़ और है बेटा, अगर सारा कुछ यहीं मिल गया तो आगे क्या चीज़ें लेके जानी है। क्या बात और बात यह है कि जर्नी सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग होती है। ये जो आपकी ज़िंदगी है ना, ये जर्नी है, ये एक्साइटिंग है। इसमें आपको लोग मिलेंगे, इसमें आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, इसमें आपको इंटरटेनमेंट मिलेगी। इंटरटेनमेंट खुद ढूंढनी है, इंटरटेनमेंट रिलीजन में ढूंढ लें, इंटरटेनमेंट अपनी पढ़ाई में ढूंढ लें, इंटरटेनमेंट स्किल सेट में ढूंढ लें, तो आपको ज़िंदगी में कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा। आप यू वुड लव एवरीथिंग दैट यू डू। सो प्लीज़ आज अपनी ज़िंदगी की एक बना लें, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो जर्नी है उसको एंजॉय करें। खुदा की कसम यू विल एंजॉय। और अगर आपके पास 60 साल में अपने बच्चों को सुनाने के लिए कहानियाँ नहीं हैं तो इसका मतलब है यू हैव हैड अ बोरिंग लाइफ। तो प्लीज़ अपनी कहानी सुना के जाएं, और इंशाल्लाह ताला यू विल सी कि आप जब अपनी कहानी सुनाएंगे तो उससे आप खुद कितना सीखेंगे ये आपको अंदाज़ा नहीं है। तो प्लीज़ अपने आप को बेहतर करें, और आपसे बेहतर इस दुनिया में और कोई नहीं है, ये याद रखिएगा। आप अपनी अम्मा अब्बा की परछाई हैं, उनकी रिफ्लेक्शन है, एंड मेक श्योर आप दुनिया में कोई भी काम करें उनका सर नीचा नहीं होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया। आपकी मोहब्बत। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। अगर आप वाकई चाहते हैं कि 60 साल की उम्र में आपके पास लोगों की स्टोरी सुनाने की बजाय आपकी खुद की स्टोरी हो, और वो स्टोरी हो जिस पे आप फ़ख्र कर सकें, आप अपने बच्चों को सीना चौड़ा करके बता सकें कि ये आपके बाप की स्टोरी है, और आपके बच्चे सीना चौड़ा करके दुनिया को बता सकें ये मेरे बाप की स्टोरी है। जिस तरह हसीब खान साहब ने पूरी पॉडकास्ट में अपने वालिद साहब का जिक्र किया, अपनी वालदा का जिक्र किया, अपने बहन भाइयों का जिक्र किया, वो इसलिए किया क्योंकि उन्होंने सीना चौड़ा करके इनको बताई थी। तो अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन लेके आइए और अपनी परछाई जो है उसको लोगों तक पहुंचाएं। सर आपने अपना रास्ता खुद बनाना है, इस दुनिया में स्पेस कोई नहीं देगा। ये इतना कड़वा मुआशरा है कि यहाँ हर कदम के ऊपर आपके ऊपर कोई ना कोई सांप बन के बैठा है। तो आपने उन सांपों से खुद बचना है और अपना रास्ता खूबसूरत खुद बनाना है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।